हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सब के लिए मैं लेके आया हूँ एक कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो है एक बहुत डिमांडिंग कोर्स जो है HRSD, HR सर्विस डिलीवरी। जी हाँ, ये कोर्स हमने बहुत मेहनत से बनाया है। इसमें हमने ये ध्यान रखा है कि जो भी मैं समझाऊं वो एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊं, इसके साथ साथ हर वीडियो का दूसरे के साथ कनेक्शन हो। तो जो भी हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और आप इसको जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सिंपल वर्ड्स में ये पूरा का पूरा HRSD का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग चाहते हैं CMDB और डिस्कवरी को बहुत अच्छे से सीखना, तो हमारा कोर्स यूडमी में लाइव है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। तो जिसमें भी आप देखना चाहें, सबसे पहले उस कोर्स में जाइए जिसके लिंक्स बॉटम डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे देखिए कोर्स को। पहले 2 वीडियोस फ्री हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखिए। उसके बाद डिसीजंस लीजिए कि आपको कोर्स परचेस करना है या नहीं। इस वीडियो के साइड में कुछ रिव्यूज में मैंने ऐड किए हैं जो अभी तक हमें मिल चुके हैं। मोस्टली हमें 5 रेटिंग्स मिले हैं, अच्छे कमेंट्स मिले हैं। आप उन कमेंट्स को भी देख सकते हैं और लोगों का फीडबैक समझ सकते हैं। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं HRSD का ये अमेजिंग कोर्स। लुक एट द सिलेबस। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है भाई, HRSD की जरूरत क्यों पड़ी? क्या है HRSD? तो इस बेसिक्स को आज हम थोड़ा एक नए तरीके से डिस्कस करेंगे। मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, चलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है नीड ऑफ HRSD। क्यों चाहिए HRSD, क्या कारण है? देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह के ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं। एक HR ग्रुप होता है और दूसरा पूरे के पूरे एम्प्लॉय ग्रुप्स होते हैं। HR का काम होता है एम्प्लॉयज को सर्विस देना। जितना अच्छे से HR सर्विस दे पाते हैं, जितना क्विकली HR सर्विस दे पाते हैं, उतना जल्दी HRSD का काम पूरा होता है, उतना जल्दी एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। और अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं ये सही रहते हैं, खुश रहते हैं। और जब ये दोनों ग्रुप्स खुश रहते हैं और अपना जो इनसे एक्सपेक्टेड है 100% करते हैं, तभी जाके बॉस खुश होते हैं और कंपनी जो है अच्छे मार्जिन पे चलती है। क्योंकि देखिए, एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन होती है? एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कंपनी के लिए ज्यादा समय दे, मतलब जो उसका काम है जिसके लिए उसको हायर किया गया है वो उसमें ज्यादा समय दे, उसमें ज्यादा वैल्यू क्रिएट करे, जिससे कि उस कंपनी के क्लाइंट्स खुश रहें और वो कंपनी को बिजनेस देते रहें, बिजनेस बढ़ाते रहें, और काम ऐसे ही चलता रहे। दूसरी तरफ HR को देखें तो HR से भी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो डे टू डे ऑपरेशन संभाले, मतलब एम्प्लॉय की सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें, अच्छे से पूरा करें, टाइम से पूरा करें, और एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जो कि एम्प्लॉयज को एनेबलर बनाए। ठीक है ना? एम्प्लॉयज खुश रहें, जितना वो खुश रहेंगे, जितने सेटिस्फाई रहेंगे, उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा होगा और उतना कंपनी ग्रो करेगी। तो यही एक्सपेक्टेशन है। इसके बाद ये सब एक्सपेक्टेशन अगर पूरी होती हैं, या जितनी ज्यादा पूरी होती है उतने ज्यादा बॉस खुश रहते हैं और उतना कंपनी एक्सेल करती है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये कोई आज की नहीं है। जिस दिन से कॉर्पोरेट कल्चर शुरू हुआ है उस दिन से ये एक्सपेक्टेशन है, और इनको दिन प्रतिदिन हम लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में कंपनीज में क्या होता है? एक्चुअल में देखिए ये होता है, ये है हमारा HR और ये है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय फालतू की चीजों में फंसा रहता है। एम्प्लॉय यही ढूंढ रहा है कि मुझे उस चीज का एक्सेस कैसे मिले। एम्प्लॉय यही परेशान है कि मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ लेकिन छुट्टी ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है। HR से परमिशन लो, बॉस से परमिशन लो। तो मतलब डे टू डे काम में एम्प्लॉय फंसा रहता है, और जिस काम के लिए वो आया है उस पर कम फोकस कर पाता है। दूसरी तरफ HR की भी जिंदगी बेकार है, क्योंकि HR परेशान रहता है। रिपीटेटिव काम, डे टू डे कामों में वो भी फंसा रहता है। और HR से जो एक्चुअल एक्सपेक्टेशन है कि वो एक ऐसा इनेबलर एनवायरनमेंट बनाए जिससे कि एम्प्लॉय आगे बढ़ पाए, वो कम होता है। इंस्टेड HR भी अब डेली छोटी मोटी कॉल्स में फंसा रहता है, बहसबाजी में लगा रहता है। ठीक है ना? प्रोसेसेस डिफाइन नहीं है। तो ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की कहानी नहीं है, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। HR और एम्प्लॉय दोनों अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाते। जब ये इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं
तो उस केस में यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम्स होती हैं, कंपनी डाउन जाती है। लोग बोलते हैं कि इस कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई कल्चर अच्छा होगा कैसे? ये सारी प्रॉब्लम्स जो उसमें है, एचआर जो है रिपीटेटिव टास्क में फंसा रहता है, इसके साथ साथ एम्प्लॉय भी, ठीक है ना। हाई टाइम कंज्यूमिंग जो भी काम ये करते हैं एचआर या एम्प्लॉय, उनमें ये ज्यादा समय लगा देते हैं। अब इसके कारण कई हो सकते हैं, वो आगे देखते हैं। जो भी प्रोसेसेस हैं, एचआर किसी एम्प्लॉय की कोई क्वेरी पूरी करता है, उसकी प्रोसेस, हर चीज की प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से लेस प्रोडक्टिविटी होती है और कंपनी में कलेशें शुरू हो जाती हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि भैया हमें एचआर और एम्प्लॉय का अच्छे से इंटीग्रेशन कराना है, और इसी चीज को पूरा करता है सर्विस नाउ एचआरएसटी। सर्विस नाउ एचआरएसटी में सदियों से ये जो एचआर और एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, इनको समझा गया है, और इसके हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशंस बनाई हैं, जो एप्लीकेशंस एचआर को भी फायदा कर रही हैं, इसके साथ साथ जो है एम्प्लॉय है उसको भी फायदा कर रही है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन का। एचआर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉय सारे डॉक्यूमेंट उनको टाइम से भेजें। इसकी वजह से एचआर क्या करते हैं, आपको मेल करते हैं, आपको कॉल करते हैं कि भैया मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आप उसको भेज दीजिए। आप उसको स्कैन करते हैं, आप भेजते हैं, ठीक है। उस प्रॉपर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब आपका स्कैन सही नहीं हुआ, या फिर उसमें कुछ धुंधला आ रहा है, या फिर कुछ बर्ली ब्लरी आ रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये प्रोसेस कितनी वो है, क्योंकि आप जो भेज रहे हैं मेल पे भेज रहे हैं, एचआर भी मेल कर रहा है, आप भी मेल कर रहे हैं, फिर एचआर वहां से उठा के उसको कहीं स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आप देखिए, एक एम्प्लॉय के लिए नहीं, 1000 एम्प्लॉय के हिसाब से देखिए। तो एचआर तो पूरी लाइफ इसी में बीत जाएगा, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में, बाकी वो क्या करेगा? तो एचआरएसटी के अंदर इस प्रॉब्लम को समझा गया। क्या पेन पॉइंट है एचआर का, क्या पेन पॉइंट है एम्प्लॉय का, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस क्या है, उसके हिसाब से एक एप्लीकेशन बनाई गई, जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन बोलते हैं, जो कि आपको एचआरएसटी के अंदर मिल जाएगी। उसके अंदर बहुत से ऐसी तरीके हैं जिससे चीजें ऑटोमेट हुई, ठीक है। ऑटोमेशन के बाद एचआर और एम्प्लॉय आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स को देख पा रहे हैं, कुछ गलती हो रही है तो उसको रेक्टिफाई करने में भी आसानी हो रही है। तो मतलब पूरी प्रोसेस बनाई, उसको ऑटोमेट किया, और दोनों की लाइफ में शांति आई। तो इसी तरह की नई नई एप्लीकेशंस को बनाया गया सर्विस नाउ एचआरएसटी के अंदर, और जो भी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है विद रिस्पेक्ट टू एचआर एंड एम्प्लॉयज। और इसकी वजह से देखिए यहाँ पे एचआर और एम्प्लॉय दोनों खुश हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेट हो चुके हैं। इसको भी समय मिल रहा है, इसको भी समय मिल रहा है, और दोनों मिलजुल के एक अच्छी वैल्यू कंपनी को दे पा रहे हैं, दे पाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी आगे बढ़ पाए। तो देखिए ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे। एम्प्लॉय सेंटर एप्लीकेशन बनाई गई, जिसके अंदर एक सिंगल यूनिफाइड पोर्टल बनाया गया, जिसके अंदर कंपनी के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं, जो एचआर या फिर कोई और डिपार्टमेंट एक एम्प्लॉय को देता है, एम्प्लॉय के लिए, कस्टमर के लिए नहीं, एम्प्लॉय को देता है, वो सारी की सारी एक जगह रखी गई। अब इससे क्या है, एम्प्लॉय सिंपली उस पोर्टल पे जाएगा, जो भी उसे सर्विस चाहिए उसे क्लिक करेगा, उसको ऑर्डर कर देगा, और उसके पीछे एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो होगा जो काम करेगा, अप्रूवल्स होंगे। ये सारी की सारी प्रोसेस डिफाइन हो चुकी है। इसके बाद है नाउ असिस्ट। अब जनरेटिव एआई का यूज करके एम्प्लॉय और एचआर उनके पैटर्न्स को समझा जा रहा है, और हर एम्प्लॉय को उसकी नीड के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एचआर से लीव के बारे में पता करना चाहते हैं, बेनिफिट्स के बारे में पता करना चाहते हैं, और आप एशिया में रहते हैं, मतलब एशिया स्पेसिफिक रीजन में है, तो ये जनरेटिव एआई है, ये ऐसे कई रिक्वेस्ट या फिर नॉलेज आर्टिकल आपको सजेस्ट कर देगा टिकट बनाने से पहले ही, कि जो आपको या आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे। मतलब ठीक है, पहले किसी ने यही क्वेश्चन पूछा हो, या फिर एक ऐसा आर्टिकल है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, इंडिया के एम्प्लॉयज को क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो जब भी आप टिकट बनाने जाएंगे तो उससे पहले आपको ये रिकमेंडेशंस आ जाएंगे। फिर आती है केस और नॉलेज मैनेजमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि जितनी भी रिक्वेस्ट एम्प्लॉय करता है उनके ऊपर रिजॉल्व करने का काम एचआर का होता है। तो इस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना, इसको ऑटोमेट करना, इसको कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। जितनी अच्छी ये प्रोसेस ऑप्टिमाइज होगी, जितना अच्छे से इसको हैंडल किया जाएगा, उतना एम्प्लॉय और एचआर के बीच में इंटीग्रेशन अच्छा हो पाएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी एक्सपेक्टेड सर्विसेज है उसके रिलेटेड आप एक टिकट खोल सकते हैं, जिसको केस बोला जाता है। वो केस ऑटोमेटिकली असाइन होता है किसी यूजर को,
वो यूजर एचआर टीम का होता है, ठीक है, वो उसको देखता है और जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करता है। इसके अंदर आप ऑटोमेशन ऐड होते हैं, आपको नोटिफिकेशंस आती हैं, आपको अप्रूवल्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं, तो बहुत चीजें हैं। सारा का सारा सर्विस नाउ ने यहाँ पे ऑटोमेट किया हुआ है, तो एक अच्छे से स्टैंडर्डाइज चीज बना चुके हैं ये लोग। तो दोस्तों यही थी कि एचआरएसटी की जरूरत क्या है, इसका बेस क्या है। अब आपको बेस आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। आप चीजों को, हर एक एप्लीकेशन को आप उसी लेवल से सोचिए कि भैया ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्यूशन या जिसको रिजॉल्व करने का कोशिश की गई है यहाँ पे। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया हो जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो, तो उसके लिए आप एक कस्टम एप्लीकेशन बना सकते हैं। और सर्विस नाउ भी दिन प्रतिदिन जो है डेली बेसिस पे ये लोग एनालिसिस करते रहते हैं नई नई प्रॉब्लम्स का, नई नई चीजों का इंडस्ट्री के हिसाब से, और नए नए जो है अपडेट्स या अपग्रेड्स लाते रहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एचआरएसटी सॉल्यूशन है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये धीरे 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 हर रिलीज के साथ साथ बढ़ रहा है। इसमें नई नई कॉम्प्लेक्सिटीज, नई नई प्रोसेसेस ऐड हो रही हैं बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल नीड्स। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि एचआरएसटी का बेस क्या है, ये क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको थोड़ा ओवरव्यू करके दिखाऊंगा, और फिर धीरे धीरे इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कि एचआरएसडी को किस तरह से हम लोग इंस्टॉल करेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ओपन किया हुआ है सर्विस नाउ डॉक्यूमेंटेशन। सर्विस नाउ ने बहुत अच्छी जो है चीज हमें दी है जिसकी वजह से हम अच्छे से एचआरएसटी को समझ पाएंगे। तो हम इन सर्विस नाउ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ही फॉलो करेंगे, इनको देखेंगे, इनको समझेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, एचआर सर्विस डिलीवरी, ठीक है, ये 11 नंबर से शुरू होता है और फाइनली ये आके खत्म होता है यहाँ पर 1288 नंबर पे। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है केस एंड नॉलेज मैनेजमेंट, जो कि 18 से शुरू होकर 300 से ऊपर जाता है। तो यानी एचआर, केस और नॉलेज मैनेजमेंट में मोस्ट ऑफ द थिंग आपकी क्लियर होंगी कि यही पूरा फंडामेंटल है। इसके बाद में एचआरएसटी को सपोर्ट करने वाली और एप्लीकेशंस हैं जिनको हम धीरे धीरे समझेंगे, जैसे कि जर्नी डिजाइनर, जर्नी एक्सेलरेटर, लाइफ साइकिल इवेंट्स, लर्निंग कोड, लर्निंग पोस्ट, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। ये भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन जो अल्टीमेटली जो मेन आपको फोकस करना है वो केस मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट एचआरएसटी पे करना है। तो इसी से आज हम शुरू करते हैं। चलिए अब इंस्टेंस पे चलते हैं। तो देखिए, ये मेरा इंस्टेंस है। इसके अगर मैं बॉटम में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एचआर की एप्लीकेशंस मिलेंगी। ये है वो एप्लीकेशन, एचआर केस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय प्रोफाइल, एचआर इंटीग्रेशन, एचआर एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, एचआर डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट स्किल्स। यहाँ तक हमें ये सारी की सारी एचआर रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद जो बाकी एप्लीकेशंस है, जो सपोर्टिंग एप्लीकेशंस हैं, उनके सेपरेट प्लगइन्स हैं जो अगर अवेलेबल होंगे डेवो में तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, किस तरह से हमें एचआरएसटी को इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले हमें केस एंड नॉलेज मैनेजमेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इस प्लगइन को। ये प्लगइन डेमो में फ्री है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको प्लगइन में जाना है, क्लिक ऑन प्लगइन, और अगर डॉक्स में जाके देखिए तो केस और नॉलेज मैनेजमेंट में एक्टिवेशन के लिए बोल रहा है आपको ह्यूमन रिसोर्स स्कोप ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यही हमारी मेन ऐप है जिसको इंस्टॉल करके हम लोग आसानी से एचआरएसटी के प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको आसानी से दिख गया। अंडर फैमिली प्लगइन यू सी ह्यूमन रिसोर्स स्कोप ऐप कोर। तो जैसे ही आप जो कोर वाला है इसको इंस्टॉल करेंगे, बाकी जो रिलेटेड प्लगइन है अपने आप डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे आके इसको सर्च करना है, आपको इसी नाम से अंडर फैमिली प्लगइन आपको मिल जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स कोर ऐप, ओके। उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप आसानी से यहाँ पे देख पाएंगे ये सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो आपके सामने होंगे। तो इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया, कैसे कोर एप्लीकेशन को एचआरएसडी की आप इंस्टॉल करेंगे। कोर प्लगइन को आप भी अपने इंस्टेंस में जाइए, वहाँ पे उसको ओपन कीजिए, प्लगइन में जाके उसको इंस्टॉल कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद धीरे धीरे हम नई चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखिए, रोल्स का बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। जब आप एचआरएसटी की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देंगे, मतलब उसके प्लगइन्स को इंस्टॉल कर देंगे, तो यहाँ पे दो तरह के रोल्स हम बेसिकली देखते हैं। वो दो तरह के रोल्स मैंने अपने जो वेबसाइट है इसमें लिखा हुआ है।
तो ये मेरी वेबसाइट है सर्विस नाउ स्पेक्टेकुलर्स। यहाँ पे HRSD इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो इनमें ही एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोर HRSD रोल्स इन सर्विस नाउ। ठीक है, तो दो तरह के रोल्स यहाँ पे दिखेंगे आपको, एक कोर रोल है और एक क्लाइंट रोल है। अब ये कोर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस है? देखिए, कोर रोल्स वो हैं जो HR पर्सनल्स को देंगे, जो हम HR टीम को देंगे। पूरा का पूरा जो है HRSD इंस्टॉल हो गया, आपके सामने है। अब उसको मैनेज करने के लिए, उसको यूज करने के लिए HR जो यूज करेंगे उसको हम कोर रोल देंगे। और जो रोल्स हम अलग अलग एम्प्लॉयज को देंगे, अब देखिए, HR का पूरा सिस्टम यूज करने के लिए एम्प्लॉय भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे HR को, राइट? क्योंकि उनको कुछ रिक्वेस्ट करनी है, उनको कुछ सबमिट करना है, कोई क्वेरी पूछनी है, तो उनको भी एक्सेस होना चाहिए। तो उस केस में हम उसको कहेंगे क्लाइंट रोल्स। तो सबसे पहला है कोर HRSD रोल्स, जो कि हमने बोला कि HR के लोगों को देंगे, HR टीम को मिलेंगे। तो HR टीम में कई लोग हो सकते हैं, तो यहाँ पे वो कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहला रोल है SN HR core.admin, यानी केस और नॉलेज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये एडमिन क्या होगा? ये पूरा के पूरे सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने की एक क्षमता रखेगा। ठीक है, जिस तरह से एक IT एडमिन या सर्विस नाउ एडमिन काम करता है, उसी तरह की प्रिविलेज इसके पास होंगी। लेकिन मोस्टली वो HR सिस्टम से या HRSD के जो एप्लीकेशंस हैं जितनी भी, उनके रिलेटेड होंगी। मतलब किसी भी HRSD की एप्लीकेशन में जाके फॉर्म को डिजाइन कर सकता है, उसको कॉन्फ़िगर कर सकता है, उससे रिलेटेड ACLs को ये मॉडिफाई कर सकता है। क्योंकि HR का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी दिखाना एक अच्छी बात नहीं है। जो ऑथराइज है उसी को दिखना चाहिए। इवन जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी नहीं दिखना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें, ये हमारा जो है HR एडमिन करता है, जिसका रोल ये है। इसके बाद आ जाते हैं HR एजेंट, जिसको हम कहेंगे SNHR कोर बेसिक। ये रोल क्या है? देखिए, एक HR टीम के अंदर कई सारे लोग होते हैं। कोई इंश्योरेंस में अच्छा है, मतलब कोई इंश्योरेंस एक्सपर्ट है, कोई एम्प्लॉय एक्सपर्ट है, कोई एम्प्लॉय रिलेशंस में अच्छा है। तो अलग अलग डोमेन के हिसाब से लोगों को हमने यहाँ पे रिक्रूट किया है HR टीम के अंदर। वो अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड जितने भी टिकट आते हैं उसमें वो काम करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे डे टू डे काम के लिए एक एजेंट का रोल यहाँ पे दिया जाता है, जिसको हम HR एजेंट रोल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, ग्रांट एक्सेस टू बेसिक HR एजेंट फॉर डेली वर्क नीड। मतलब टिकट आते रहेंगे, अपने अपने हिसाब से उनके पास जाते रहेंगे और वो उसको जो है यूज करते रहेंगे, उसको रिजॉल्व करते रहेंगे। इनके पास उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब ये कोई तरह का कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, कुछ नया डिफाइन नहीं कर सकते। दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ एजेंट। उसके बाद HR केस रीडर, केस राइटर, ये तो इतने ज्यादा खास नहीं है। मतलब ये भी क्या है, केस रीडर का मतलब जो केस को रीड कर सकते हैं, और राइटर का मतलब जो केस को अपडेट कर सकते हैं। ये अलग अलग हिसाब से लोग होते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसके बाद वो है HR मैनेजर। तो SNHR कोर मैनेजर। तो ऊपर जो HR एडमिन था उसके पास कॉन्फ़िगरेशनल पावर्स थी, लेकिन जो HR मैनेजर होगा वो पूरी की पूरी HR टीम का होल सोल होगा। जो हमारा जो एडमिन है, जो ऊपर हमने डिस्कस किया, वो भी इसके अंडर आएगा, क्योंकि इसी HR मैनेजर के हिसाब से सारी की सारी पॉलिसीज बनेंगी, सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी। और यही इंस्ट्रक्ट करेगा इन सभी को, एडमिन को या HR एजेंट को, कि आपको किस पे काम करना है। तो ये एज अ होल होगा, यही डिसीजन मेकर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। तो ये HR मैनेजर रोल है। तो ये सारे के सारे रोल्स इंपॉर्टेंट थे। इसके साथ और भी बहुत सारे रोल हैं, लेकिन अब आप समझ चुके होंगे कि कोर HRSD रोल्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज होता है। अब चलते हैं क्लाइंट रोल्स पे। ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ रोल्स विच आर असाइन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम HR टीम, HR टीम को छोड़ के ये रोल्स एम्प्लॉयज को असाइन होते हैं। अब किस तरह के एम्प्लॉयज को असाइन होते हैं वो लिखा है यहाँ पे, वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज आर अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन असाइन दीज रोल्स टू दीज एम्प्लॉयज। तो मतलब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के कैटेगरीज के एम्प्लॉय होते हैं। अब उनको हमने कैटेगराइज क्यों किया हुआ है? इसलिए किया हुआ है कि ताकि उनसे कोई कम्युनिकेशन करना हो तो एक एक ना जाके हम उनकी कैटेगरी को उठा लें और उनको कम्युनिकेट कर दें। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सहूलियत के हिसाब से वो एम्प्लॉयज को कैटेगराइज कर सकते हैं। और एक बार कैटेगराइज हो गए तो उनको अलग अलग क्लाइंट रोल्स ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। जैसे कि एक एलुमनाई का ग्रुप है, तो जो भी बंदा या जो भी एम्प्लॉय उस एलुमनाई ग्रुप में जाएगा, उसको ये वाला रोल ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा, क्लाइंट रोल।
तो इसके बाद जो भी हमारा एलुमनाई का पोर्टल है वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या एक्सेस होगा, वो सारा का सारा मेंटेन किया जाएगा बेस्ड ऑन दैट रोल। ठीक है, तो जब भी वो बंदा लॉग इन करेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ चुका है, जब भी वो लॉग इन करेगा उसको एचआर पोर्टल दिखेगा, वहाँ पे जो भी फील्ड उसको दिखेंगी वो उस हिसाब से देखेंगे। मतलब ये रोल भी इसलिए दिए गए हैं लोगों को, एम्प्लॉयज को, ताकि वो एचआर सिस्टम में जो देखना चाहे उन्हें दिखे, और जिसके लिए वो ऑथराइज है वो सारी की सारी रिक्वेस्ट उनके पास अवेलेबल हो। तो ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए ये सारे के सारे रोल्स बनाए हैं। तो आप अपने हिसाब से क्लाइंट रोल बना सकते हैं। और सर्विस नाउ भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट रोल देता है जो कि एनफ है, क्योंकि इन्होंने जो भी डिजाइन किया है वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही किया है। तो देखिए ये सारे के सारे रोल्स हैं। एस एन एच आर कोर, एच आर एम एस, एल्यूमिनाई, कंटीजेंट वर्कर, कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉय, न्यू हायर। तो उस हिसाब से चीजें मैनेज होती हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कितने तरह के रोल होते हैं तो आपके पास आंसर है। आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारी इस वेबसाइट पे आइए, सर्विस नाउ स्पेक्टेकुलर। बहुत अच्छे से मैं इसको डिजाइन कर रहा हूँ, इसमें मैं सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस डाल रहा हूँ बेस्ड ऑन द टॉपिक्स। देखिए कितने कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको आइए यूज कीजिए। आई होप यू लाइक इट। दोस्तों HRSD की सीरीज में आज हम फोर्थ वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम HR ग्रुप्स और HR स्किल्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए चलते हैं इंस्टेंस के ऊपर। तो दोस्तों इस समय मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन हूँ। ये देखिए दिस इज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और अब हम ग्रुप्स पे जाएंगे, नॉर्मल ग्रुप टेबल ओपन करेंगे। इसके अंदर देखिए HR से रिलेटेड जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं वो ओपन होंगे। एंटर है। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे HR से रिलेटेड ग्रुप हैं जो कि आउट ऑफ बॉक्स हैं, सर्विस नॉन ने प्रोवाइड किए हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। उन ग्रुप्स के ऊपर आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशंस सेटअप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ग्रुप आउट ऑफ बॉक्स आया है वो है HR। तो अगर आप HR टीम में कोई भी काम करते हैं तो आप इस ग्रुप के पार्ट जरूर होंगे। पूरी की पूरी HR टीम का हर मेंबर इस ग्रुप में होगा, क्योंकि ये पेरेंट ग्रुप है। और इस ग्रुप के अंदर देखिए रोल जो दिया हुआ है वो है HR बेसिक रोल। तो रोल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। HR बेसिक रोल वो रोल होता है जो HR टीम के हर एम्प्लॉय के पास होता है, ताकि वो जो उससे रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं उनको देख पाए और बेसिकली उन पे जितने भी केसेस बने हैं, HR केस बने हैं, उनके ऊपर वो काम कर पाए। HR केस के बारे में और डिटेल्स हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन फिलहाल HR केस को आप ये समझिए, जो भी HR के टिकट बनते हैं, जैसे किसी एम्प्लॉय को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसने HR के लिए टिकट बनाया, और उसी को हम यहाँ पे HR केस बोलते हैं। तो HR बेसिक रोल उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जो भी HR टीम का मेंबर होगा। और यहाँ पे देखिए इस ग्रुप के अंदर कई सारे जो हैं हमारे चाइल्ड ग्रुप्स भी हैं। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम HR जितने भी दूसरे ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे ग्रुप इसके चाइल्ड हैं। तो समझिए फ्यूचर में अगर कोई नई प्रोसेस आती है HR के अंदर, या फिर कोई नया डिपार्टमेंट बनता है HR के अंदर ही, जैसे कि यहाँ पे बेनिफिट डिपार्टमेंट है, या फिर यहाँ पे देखिए HR इन्वेस्टिगेशन ग्रुप है, तो हर लोगों के अपने अपने काम अपने अपने फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे ग्रुप बने हैं। तो फ्यूचर में कोई नई HR सर्विस आती है, जैसे कि HR रिलोकेशन, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, तो HR रिलोकेशन के लिए हम लोग एक नया ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप को हम लोग जो भी है उसका पेरेंट होगा यही हमारा HR ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सब ग्रुप हैं HR के वो सारे के सारे इस ग्रुप को रिपोर्ट करते हैं, मतलब इसके पेरेंट है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आउट ऑफ बॉक्स सर्विस नाउ ने मैनेज करके दिया है, बहुत अच्छा सिस्टम है। आप लोग इसी को फॉलो कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कैसे HRSD के अंदर ग्रुप्स काम करते हैं। तो हर ग्रुप के साथ उसका रोल, उसके मेंबर्स, उसके सब ग्रुप जो है, और उसके साथ साथ HR स्किल्स भी दी गई हैं। अब HR स्किल क्या होता है, देखिए जितने भी ये सारे ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में उस पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड एक स्पेशलिस्ट होते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं पेरोल की बात करूं तो पेरोल के अंदर वो लोग आएंगे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से होंगे। तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के रोल एक पर्टिकुलर स्किल के होंगे, राइट। जैसे कि फाइनेंस एक स्किल हमने बना दी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, या फिर जब भी हम कोई नया ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें हम एक स्किल ऐड कर देते हैं। स्किल ऐड करने से हमें फ्यूचर में काम होगा, फ्यूचर में हम चीज़ें आसान कर सकते हैं, कि जितनी भी राउटिंग होती है केसेस की, उस राउटिंग को आसान करने के लिए, उस राउटिंग को ऑटोमेट करने के लिए, हाँ, इन जो स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि किसी एम्प्लॉय ने एक केस खोला पेरोल से रिलेटेड, तो बेस्ड ऑन स्किल
हम लोग उस पर्टिकुलर टिकट को, उस पर्टिकुलर केस को एचआर पेरोल टीम को असाइन कर सकते हैं। और थोड़ा अंदर जाके अगर हम देखें तो एचआर पेरोल को असाइन करने के बाद हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे को भी असाइन कर सकते हैं उस टीम के अंदर। जैसे एचआर पेरोल अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर और भी लोग हो सकते हैं, राइट। इसके अंदर टोटल 3 मेंबर हैं। अब इन 3 मेंबर्स की प्राइमरी स्किल्स तो पेरोल है, लेकिन अलग अलग स्किल्स भी हो सकती है। पेरोल के अंदर भी कई फर्दर डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो जिस लेवल पे हमने कैटेगराइजेशन किया है उस लेवल पे जो हम राउटिंग है वो आसान हो सकता है, ऑटोमेशन आसान हो सकता है। तो देखिए इस पर्टिकुलर ग्रुप एचआर पेरोल की स्किल क्या है, पेरोल एंड एचआर। इसी तरीके से आप अलग अलग स्किल्स अपने हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो एचआर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रोल्स, ग्रुप और स्किल्स ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो आपको उसी हिसाब से अपने ग्रुप बनाने हैं, उन ग्रुप्स को उसी हिसाब से आपने एक रोल देना है, और उस रोल के साथ साथ आपने स्किल्स भी बनानी है ताकि राउटिंग में आसानी हो। तो अब राउटिंग कैसे बनाते हैं, तो आपको मैचिंग रूल्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए मैचिंग रूल्स। तो ये देखिए अंदर राउटिंग एंड असाइनमेंट्स वी हैव मैचिंग रूल्स, ठीक है, क्लिक ऑन इट। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आउट ऑफ बॉक्स कुछ मैचिंग रूल्स बने हुए हैं, तो इन्हीं मैचिंग रूल्स का यूज होगा। आप चाहें तो अपना एक नया मैचिंग रूल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको अगर मैं ओपन करूँ, एचआर टैलेंट मैनेजमेंट केस, तो ये किस टेबल पे अप्लाई हो रहा है, ये टैलेंट मैनेजमेंट टेबल पे अप्लाई हो रहा है। टैलेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस आएंगे, अगर वो ये कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं तो उसको राउट कर दिया जाएगा। देखिए राउटिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जो भी अप्रोप्रिएट स्किल होगी उसके हिसाब से यहाँ पे असाइन टू में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या फंक्शन है, गेट एजेंट बाय स्किल ऑर्डर एटलीस्ट लोडेड। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे ये एजेंट की जो स्किल है उसके हिसाब से राउटिंग की जा रही है। एजेंट की स्किल मतलब जो भी ग्रुप में मेंबर्स हैं उनकी स्किल्स को देखा जाएगा, और उस स्किल्स के हिसाब से अगर ये कंडीशन मैच होती है तो उस टिकट को, उस एचआर केस को उस बंदे को असाइन कर दिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। स्किल पे जाते हैं अगर, तो देखिए स्किल्स के अंदर आप ऑल स्किल पे क्लिक करेंगे तो आपको स्किल वही मिलेंगी। अगर इसमें एचआर की देख लेते हैं हम लोग, तो देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज की यही हमारी हायरिंग, वर्क डे, तो ये कुछ स्किल्स बनाई गई हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्किल्स बना सकते हैं। तो दोस्तों यही था पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हमने एचआर ग्रुप्स और एचआर स्किल्स को अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। वीडियो नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आईटी एडमिन या फिर अदर यूजर्स एक लिमिटेड एक्सेस के साथ काम करते हैं जब हम एचआरएसटी की बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एज ए एडमिन लॉग्ड इन हूँ। सब कुछ ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एचआर मॉड्यूल्स पे जाता हूँ तो ये है एचआर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अंदर कुछ 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे एडमिन हूँ इसलिए मुझे सारा का सारा एचआर लगभग दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं एक एचआर यूजर से लॉग इन करता हूँ तब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम यूजर्स पे जाएंगे, मैंने कुछ सैंपल एचआर यूजर्स बनाए हैं। देखिए मेरा यूजर है टेस्ट एचआर एडमिन, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इससे मैं इनकॉग्निटो मोड में लॉग इन करता हूँ। लेट्स गो टू माय इंस्टेंस, एंटर। तो यहाँ पे मैं लॉग इन हो चुका हूँ एज अ एचआर एडमिन, जो कि मैंने एक टेस्ट यूजर बनाया है। देखिए ये है टेस्ट एचआर एडमिन, ठीक है। अब इसमें हम एचआर मॉड्यूल्स पे जाते हैं। तो देखिए ये है मेरा एचआर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे एज ए एडमिन मुझे कितने दिख रहे थे लगभग, तो यहाँ पे एज ए एडमिन हमें 6 7 मॉड्यूल दिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक एचआर यूजर है फिर भी इसको कई सारे मॉड्यूल दिख रहे हैं। ईमेल कंटेंट, एम्प्लॉय फॉर्म, गाइडेड एप्लीकेशन व्यू, प्रॉपर्टीज, एआई कॉन्फ़िगरेशन, एसएलए, एचआर क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, सीओई के बारे में सारी चीजें, बैजेस, लीव ऑफ एब्सेंस, ये कितना कुछ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बस थोड़े से मॉड्यूल्स हमें दिख रहे हैं। तो ये सर्विस नाउ ने इस तरह से सेटअप किया हुआ है कि अगर आप एक एचआर टीम के बंदे हैं तभी जाके आपको वो सारी चीजें दिखेंगी जो कि एचआर एसटी के अंदर दिखनी चाहिए। बीइंग एडमिन आप थोड़ी बहुत चीजें देख सकते, थोड़ा बहुत चीजें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सारा कुछ आपके हाथ में नहीं है। जहां भी सर्विस नाउ को ये लगा कि ये नॉन एचआर बंदे से हटाना है, उससे हाइड करना है, तो उन्होंने यहाँ पे किया है। ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको दिख जाएंगी। और भी बहुत चीजें यहाँ पे जो कि केवल एचआर टीम को दिखेंगी और किसी को नहीं दिखेंगी। ये मैनेज्ड लिस्ट है,
इसके बाद HR सर्विसेज, ये कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखिए। ठीक है ना, HR सर्विसेज वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, सिंपल यहाँ पे दो चार मॉड्यूल्स हमें दिख रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं इसी यूजर से, क्योंकि ये तो मैंने लॉग इन किया हुआ है, ठीक है, सेपरेटली, लेकिन इसी यूजर से अगर मैं इम्पर्सोनेट करता हूँ, तब देखिए एक मैजिक होगा। ये है मेरा टेस्ट HR एडमिन इम्पर्सोनेट। अब इम्पर्सोनेट हम हो चुके हैं टेस्ट HR एडमिन से। अब अगर हम जाएंगे तो भी हमें वही चीजें दिख रही हैं। तो यानी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इम्पर्सोनेट करके भी वो चीजें नहीं देख पाएगा, ये भी इन्होंने पूरी तरह से ध्यान रखा है। तो अगर आपको HRSD को अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आपको एक यूजर बनाना पड़ेगा और उसको आपको HR एडमिन रोल देना पड़ेगा, तभी जाके डॉक्स में जितने भी जो मॉड्यूल्स बताए गए हैं वो आपको प्रॉपरली दिखेंगे। जैसे कि क्लाइंट रोल्स की बात करें तो क्लाइंट रोल्स यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। ठीक है, ये है मैनेज क्लाइंट रोल्स, लेकिन यहाँ पे इम्पर्सोनेट करके क्लाइंट रोल्स नहीं दिखेंगे। फिर आप बोलेंगे कि भैया ये तो सर्विस नाउ ने गलत दिया है या ये मुझे मिल नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम या तो एज एडमिन देख रहे हैं या फिर एज अ इम्पर्सोनेट करके देख रहे हैं एक किसी भी HR एडमिन। हमें प्रॉपरली एक यूजर क्रिएट करना है, उसको HR एडमिन रोल देना है, तभी जाके मोस्ट चीजें हम देख पाएंगे। तो आप चलिए एक यूजर बना लेते हैं। तो यूजर बनाने के लिए यहाँ से पॉसिबल नहीं है हमको एंड इम्पर्सोनेट करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर बनाना है वो तो हमारा नॉर्मल एडमिन ही कर पाएगा। तो यहाँ पे एक यूजर बनाते हैं। मैंने बनाया टेस्ट HR एडमिन 3। ठीक है, ये हमारा यूजर तैयार हो चुका है, इसको सबमिट करते हैं, सेव करते हैं। तो यूजर बनने के बाद हमें डायरेक्टली इसको HR ग्रुप में नहीं डालना है, HR एडमिन ग्रुप में नहीं डालना है, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो हम इसका पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका पासवर्ड चेंज करना है, क्योंकि अब ये नॉर्मल यूजर है, एक एडमिन इसका पासवर्ड चेंज कर सकता है। लेकिन जब ये यूजर HR टीम में चला जाएगा तब वहां पे एडमिन इसका पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा अपने आप। अगेन सिक्योरिटी इश्यूज, राइट। तो क्लिक ऑन सेट पासवर्ड, जनरेट पासवर्ड, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सेव पासवर्ड। तो देखिए अब आराम से यहाँ पे सेव हो चुका है, पासवर्ड इसका चेंज हो चुका है। अब हम इस पासवर्ड को सेव कर लेंगे। यहाँ पे मैंने काफी लंबा है, यहाँ पे सेव कर लिया। तो अब इसका हम सबसे पहले इसमें लॉग इन करके देखेंगे, उसके बाद इसको ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, गो टू इनकॉग्निटो मोड। ये मेरा इंस्टेंस है। अभी ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ, तो इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये तो इसका पासवर्ड है, और इसका यूजर नेम क्या है, ये है हमारी यूजर आईडी। ये यूजर आईडी डाल दी, क्लिक ऑन लॉग इन। अब इसका हमें पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो ये मेरा करंट पासवर्ड, ये न्यू पासवर्ड, कुछ भी आप दे लीजिए, एंटर। अब देखिए यूजर में मैंने लॉग इन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, पासवर्ड भी इसका मैंने चेंज कर दिया है। तो फिलहाल तो ये हमारा एक नॉर्मल ESS यूजर है जिसके पास ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें बाकी चेंजेस करते हैं। तो हर चीज ध्यान से देखिएगा, इसको रिलोड करेंगे क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे आपको नया दिखेगा, सिक्योरिटी पर्पस बहुत तगड़ा है। अब मैं इसमें जाऊंगा ग्रुप में, एडिट करूंगा, HR, HR एडमिन में इसको ऐड कीजिए, सेव। तो यहाँ पे लिखा है कि जॉब चल जाएगा तो ये ऐड हो जाए। लेकिन क्योंकि एज ए एडमिन मैंने इसको HR ग्रुप में डाला है, तो यहाँ पे देखिए अभी तक ये ग्रुप में ऐड हो ही नहीं रहा है। तो ये भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है, क्यों एक एडमिन ये सब चीजें कर रहा है। ये सारा काम HR टीम का होता है, राइट। तो एक एडमिन ना तो किसी को निकाल पाएगा और ना तो एक किसी को ऐड कर पाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। इसको फिर मैं रिलोड करता हूँ। तो देखिए अभी तक 10 मिनट हो चुके हैं, इसको फिर रिलोड करता हूँ। अभी तक यूजर ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि फंडामेंटली यहाँ पे गलत है। एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैसे ये सब चीजें कर रहा है, वो किसी को हटा और ऐड नहीं कर सकता। अब हम जाएंगे एक और यूजर में। ठीक है, एक यूजर मैंने देखा है जो कि HR टीम का है, और उस यूजर का नाम है रामोन। ठीक है, रामोन के बारे में पहले देख लेते हैं। लेट मी ओपन इट। तो रामोन HR डिपार्टमेंट से है, वहां पे VP है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कई सारे ग्रुप में है, HR VP, HR टायर 3, HR और HR लीडरशिप। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या रोल्स है।
तो वॉच लिस्ट में तो कोई रोल नहीं है। यहाँ पे कौन सा HR कोर मैनेजर रोल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए HR बेसिक रोल है, और यहाँ पे भी कोर मैनेजर रोल है। तो यानी जो कोर मैनेजर रोल है तो ये शायद कुछ कर सकता है। अब कैसे करेगा ये हमें देखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इसके बाद प्रॉपर HR रोल है, तो इसको इम्पर्सोनेट करेंगे। अब हम अगर यहाँ पे आएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, HR एडमिन सेलेक्ट किया, सेव किया, ऐड हो चुका है। अब थोड़ा वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या ऐड हुआ या नहीं। रीलोड। तो देखिए HR एडमिन ग्रुप में ये यूजर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक एडमिन ये नहीं कर पाया, लेकिन जो HR कोर मैनेजर रोल का बंदा था उसने आसानी से इसको ऐड कर दिया। हालांकि हम ये इम्पर्सोनेट करके कर रहे हैं, तो ये भी एक लिमिटेड लेवल पे होगा। इससे ज्यादा ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इम्पर्सोनेट किया है। लेकिन हो सकता है टेस्टिंग के लिए सर्विस नाउ ने ये अलाउ कर रखा हो फॉर द टाइम बिंग, डेमो के अंदर ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन इन रियल इंस्टेंस जिसके पास जो रोल है वही वो काम कर पाएगा, मोस्टली इन केस ऑफ HR एडमिन या फिर HR टीम। ठीक है, HRST के अंदर ऐसा ही है। किसी और रोल का बंदा कोई गलत फायदा ना उठा पाए, वो कोई सेंसिटिव डेटा ना देख पाए, इसका पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। तो वही मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको HRST अच्छे से सीखना है तो आपको भी एक HR एडमिन यूजर बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने बनाया। उसको रोल देना पड़ेगा, उसका पासवर्ड रीसेट करके उसमें लॉग इन करना पड़ेगा। तभी जाके आपको वो सारे के सारे मॉड्यूल्स दिख पाएंगे जो कि सर्विस नाउ अपने डॉक्यूमेंटेशन में बता रहा है। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने तो इम्पर्सोनेट किया है लेकिन मुझे वो नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा है, डॉक बेकार है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, मैंने अच्छे से इंस्टॉल नहीं किया। तो ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी, ये सारी प्रॉब्लम्स। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। HRST की सीरीज में आज हम वीडियो नंबर 6 पे चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे HR प्रोफाइल्स किसे कहते हैं, इसे कैसे बनाते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। राइट नाउ मैं टेस्ट HR एडमिन से लॉग इन हूँ। HR एडमिन का एक नया यूजर कैसे बनाना है, जी नहीं इम्पर्सोनेट नहीं करना है, एक नया यूजर बनाना है। और ये कैसे बनाना है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। उस वीडियो को देखे बिना आप यूजर नहीं बना पाएंगे, आप प्रॉब्लम में होंगे। तो उसको देखिए, HR एडमिन यूजर बनाइए और इसको यूज कीजिए। तो अंडर HR प्रोफाइल आप देखेंगे, ये है HR प्रोफाइल्स और ये है यूजर लिस्ट। तो सबसे पहले यूजर लिस्ट ओपन करते हैं। तो यूजर लिस्ट में हमारे सारे के सारे यूजर्स हैं। एक यूजर मैंने ओपन किया। सिंपल यूजर प्रोफाइल आप जानते हैं क्या होता है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है। इसके नीचे एक लिंक है, क्रिएट ह्यूमन रिसोर्स प्रोफाइल, इसी को हम कहेंगे HR प्रोफाइल। अब ये क्या होता है, तो चलिए इसके पहले लिंक पे ओपन करते हैं HR प्रोफाइल्स। तो एक यूजर यहाँ से लेते हैं जिसका HR प्रोफाइल बना हुआ है, लेट्स से एबल ट्यूटर। जी हाँ, एबल ट्यूटर का HR प्रोफाइल बना है। ओपन कीजिए। यहाँ भी एबल ट्यूटर को ओपन करते हैं। तो ये है यूजर प्रोफाइल ऑफ एबल ट्यूटर, और यहाँ पे आप देखेंगे HR प्रोफाइल ऑफ यूजर। तो अगर आप इन चीजों को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि जो HR प्रोफाइल है इसके अंदर मोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी इथनिसिटी क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। लेकिन यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि काम से रिलेटेड है, केवल और केवल। जैसे कि आपका email ID, आपका नाम, आपका फर्स्ट नेम, आपका डिपार्टमेंट, आपका डेट फॉर्मेट, आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, सबसे ज्यादा पर्सनल चीज यहाँ पे वो है मोबाइल नंबर। लेकिन अगर हम HR प्रोफाइल में देखें तो इसके अंदर आपकी हर बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हर बेसिक इंफॉर्मेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। आप इसमें और भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चीजें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और बॉटम में जाएंगे तो आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपने कब से जॉब स्टार्ट की, कब यहाँ पे खत्म हुई, कब से जॉब स्टार्ट की, क्या है, आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, क्या है। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी नेशनल ID, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज भी यहाँ पे है। इसके बाद बॉटम में जो रिलेटेड लिस्ट है, यहाँ भी आपसे रिलेटेड सारी की सारी चीजें होंगी। मतलब जो भी चीजें मैनेज होती हैं, जैसे आपकी सैलरी हो गया, लीव ऑफ एब्सेंस हो गया, कितने केसेस आपने बनाए हैं, आपके जॉब का डिस्क्रिप्शन, आज से पहले आपके कितने जॉब थे, पूरी प्रोफाइल हिस्ट्री, पूरी जॉब हिस्ट्री यहाँ पे मिलेगी। ठीक है ना। आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, आपके आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें, हु इज कवर्ड में आपके बेनिफिशरीज, यहाँ भी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें आएंगी। तो HR प्रोफाइल कहने का मतलब ये है, ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, क्योंकि HRs को ये सारी चीजें चाहिए होती
एचआर को आपसे रिलेटेड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि उनको उससे मेंटेन करना है। तो यही फर्क होता है यूजर प्रोफाइल और एचआर प्रोफाइल के अंदर। अब क्योंकि एचआर प्रोफाइल के अंदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब इसको सिक्योर रखा जाएगा। एक नॉर्मल एडमिन एक एचआर प्रोफाइल को नहीं देख सकता अनटिल अनलेस उसको कोई रोल दिया जाए। तो एचआर टीम ही केवल एचआर प्रोफाइल्स को देख सकती है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है, उसमें किसी तरीके का अपडेट कर सकती है। लेकिन प्लेटफॉर्म एडमिन, सर्विस नो एडमिन इसको नहीं देख सकता। वो यहाँ पे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हमें एक नया प्रोफाइल बनाना है तो उसके लिए हमें केवल उस रिकॉर्ड पे जाना होगा। ठीक है, जैसे कि अब्राहम लिंकन मैंने ओपन किया। अगर अब्राहम लिंकन का रिकॉर्ड नहीं बना है तो यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो कोई भी एचआर एडमिन यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकता है। लेट मी क्रिएट इट, क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफाइल। तो देखिए अब्राहम लिंकन का ह्यूमन रिसोर्स प्रोफाइल यहाँ पे तैयार हो चुका है। आप यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन भरिए और उसको अपडेट करिए। और जिन यूजर्स का एचआर प्रोफाइल बन चुका है उन यूजर्स का आप देखिए व्यू का ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो आप क्लिक करके डायरेक्टली यूजर से भी व्यू कर सकते हैं, लेकिन वही लोग जो ऑथराइज्ड है, यानी कि एचआर। कोई और नॉन एचआर टीम का बंदा इसको नहीं देख सकता, नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग एक एचआर प्रोफाइल बनाते हैं, इस तरह से उसको मेंटेन किया जाता है। एक सेपरेट टेबल है उसके लिए। ठीक है, सेपरेट टेबल के साथ यहाँ पे उसको एक प्रॉपर एचआर नंबर मिलता है, प्रोफाइल नंबर, और बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ के अंदर आप जनरेट एचआर प्रोफाइल, अगर आपको एक से ज्यादा एक साथ जनरेट करने हैं तो उसका ऑप्शन भी है, लेकिन वो भी आप कर पाएंगे बिकॉज ऑफ एचआर एडमिन रोल। ओके। तो यहाँ पे आप आसानी से वो कंडीशन सेट कर सकते हैं। फिलहाल देखिए प्रोफाइल्स टू बी क्रिएटेड 88, मतलब 88 ऐसे यूजर्स हैं जिनका प्रोफाइल अभी नहीं बना है। तो आप चाहें तो उनका प्रोफाइल बना सकते हैं। लेट्स से डिपार्टमेंट इज आईटी। तो इसके अंदर केवल 3 प्रोफाइल ऐसे हैं, 3 यूजर ऐसे हैं जिनका प्रोफाइल अभी नहीं बना है, एचआर प्रोफाइल। तो इस पे आप अगर क्लिक करेंगे क्रिएट प्रोफाइल पे तो आसानी से वो प्रोफाइल यहाँ पे बन जाएगा। एक जॉब चलेगी बैकग्राउंड में और यहाँ पे 3 प्रोफाइल आपके क्रिएट हो चुके हैं। तो एज सिंपल एज दैट, इसमें ज्यादा कोई हाई फाई वो नहीं है। देखिए यहाँ पे ये 3 यूजर्स थे जिनका प्रोफाइल बन चुका है। किसने बनाया है? टेस्ट एचआर एडमिन। तो आई होप एचआर प्रोफाइल क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसमें क्या सिक्योरिटी दिखती है, ये आपको क्लियर होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नो एचआरएसटी की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज वीडियो नंबर 7 है। इसके अंदर हम देखेंगे एचआर क्राइटेरिया। तो क्या होता है एचआर क्राइटेरिया? तो लेट्स ओपन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस समय एक एचआर एडमिन से लॉगिन हूँ। कैसे बनाते हैं एचआर एडमिन का अकाउंट, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप वहाँ पे जाइए और इम्पर्सोनेट मत कीजिए, आपको इससे लॉगिन करना है। क्यों लॉगिन करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। तो चलिए चलते हैं एचआर क्राइटेरियाज पे। एचआर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वी हैव एचआर क्राइटेरिया, इसको ओपन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ये सब है नॉन यूएस यूजर्स, ऑल यूजर्स, कैनेडियन यूजर्स, एम्प्लॉय ओनली, न्यू हायर्स। ओके, तो आपको क्या लग रहा है ये देख के? तो देखिए ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, एचआर्स ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि एचआर्स कई तरह के लोगों के साथ काम करते हैं, हर टाइप के लोगों के साथ इनको इंटरेक्ट करना है। लेट्स से कि न्यू हायर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है। एक कंपनी में कंटीजेंट वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं। तो केवल जो है एक्टिव एम्प्लॉयज़ या फिर केवल परमानेंट एम्प्लॉयज़ को कोई मैसेज भेजना है, उनके साथ कोई सर्विस शेयर करनी है, उनके साथ किसी तरह का फॉर्म शेयर करना है। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें एचआर को करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज एचआर एक एक करके तो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एचआर क्राइटेरियाज बनाए। तो जो भी एम्प्लॉय उस क्राइटेरिया में आता है, वो मैसेज, वो इंफॉर्मेशन, वो सर्विस, वो फैसिलिटी उस बंदे को अवेलेबल हो जाती है पोर्टल में। क्योंकि एम्प्लॉयज क्या है, अलग अलग पोर्टल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय सर्विस पोर्टल है। एम्प्लॉय सर्विस पोर्टल में हर एम्प्लॉय अपने लिए जो अलॉटेड सर्विसेज हैं, अलॉटेड इंफॉर्मेशन है, वो देख सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन बाइफरकेट कैसे होती है, डिफरेंशिएट कैसे होता है यहाँ पे, ये एचआर क्राइटेरिया की वजह से ही होता है। क्योंकि जिसको जो अलाउ है, जिसके लिए जो ऑथराइज है, उसको वही चीज देखनी चाहिए। यही फंडामेंटल है एचआर का, राइट। हर इंफॉर्मेशन सबको नहीं देखनी चाहिए।
जो एक परमानेंट एम्प्लॉय है उसकी इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को नहीं दिखनी चाहिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन वहां तक नहीं जानी चाहिए। चली गई तो हो सकता है इसमें सिक्योरिटी इशू आ जाए या फिर अननेसेसरी क्यों किसी को फालतू चीजें दिखानी। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्राइटेरियाज के हिसाब से करते हैं। तो इसको मैं अगर ओपन करता हूँ एम्प्लॉय ओनली को, तो ये है एम्प्लॉय ओनली। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिलेटेड यूजर क्राइटेरिया। तो यूजर क्राइटेरिया करके भी एक चीज होती है, देखिए एचआर एक अलग डिपार्टमेंट है जबकि यूजर क्राइटेरिया एक ब्रॉड लेवल पे है। ठीक है ना, एचआर ने तो अपने हिसाब से बनाया, लेकिन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, मतलब सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो उस केस में हम लोग यूजर क्राइटेरियाज को यूज करते हैं। एचआर क्राइटेरियाज केवल एचआरएसटी के पर्पस के लिए है, एचआर पर्सनल्स के लिए, लेकिन जब हम बात करते हैं सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म की तो उसमें और भी ज़्यादा लेवल पे यूजर्स आ जाते हैं, तो उनके लिए अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं। तो उनको हम कहेंगे यूजर क्राइटेरिया। हो सकता है कि एक एचआर क्राइटेरिया और एक यूजर क्राइटेरिया सेम हो, या फिर हम लोग जब एचआर क्राइटेरिया बनाए या फिर एचआर जब एचआर क्राइटेरिया बनाए तो उसमें वो एक यूजर क्राइटेरिया को यूज कर लें। तो ये अलग चीज है, लेकिन दोनों का फंडामेंटल डिफरेंस थोड़ा अलग है, हालांकि काम दोनों का सेम ही है, इंटेंडेड इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्राइटेरिया है एम्प्लॉय ओनली। तो जब हम लोग एचआर क्राइटेरिया बनाते हैं तो उस समय हम लोग इनका रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसके बॉटम में आपको कंडीशंस दिख जाएंगी, ये कंडीशन सिंपल है, कंडीशन बिल्डर पे है। चलिए इसको ओपन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयज ओनली की, तो यहाँ पे देखिए हमने किस टेबल पे कंडीशन लगाई, हमने लगाई एचआर प्रोफाइल पे। एचआर प्रोफाइल क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर जो फील्ड है वो है एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप में हमने फुल टाइम एम्प्लॉय लगाया, पार्ट टाइम एम्प्लॉय लगाया और टेम्परेरी एम्प्लॉय लगाया, और इसमें एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डेट का भी कंडीशन लगाया। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, आपके पास ऑप्शन है इन कंडीशंस को बनाने का। अगर आप नई कंडीशन और डालना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए न्यू पे। यहाँ पे आपके पास टेबल्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे किसी तरह का भी टेबल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो टेबल एप्लीकेबल है वो सारे टेबल यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, और उसके हिसाब से आप अपनी कंडीशंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप एक नया एचआर क्राइटेरिया बना सकते हैं। न्यू एचआर क्राइटेरिया बनाने के लिए आपको इसका नाम देना पड़ेगा और जो डिस्क्रिप्शन आपको देना है, फिर इसको सबमिट कर दीजिए। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई यूजर क्राइटेरिया भी बनाना है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप क्लिक करेंगे तो एक यूजर क्राइटेरिया का फॉर्म खुल जाएगा। उस क्राइटेरिया को, क्योंकि हम जानते हैं ब्रॉडर लेवल का होता है, तो उस क्राइटेरिया को इससे लिंक भी आप कर सकते हैं। ओके, लिंक यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, ताकि आगे जाके जब आप एचआर सर्विसेज बनाए या फिर कोई आपको कम्युनिकेशन करनी है, जब हम कंटेंट पब्लिशिंग की बात करेंगे, मतलब एचआर को कोई कंटेंट पब्लिश करना है, तो उस केस में आप देखेंगे हम लोग एचआर क्राइटेरिया का, ऑडियंसेस का, इन सब का अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पर्पस होता है एचआर क्राइटेरिया बनाने का। यहाँ पे आप कंडीशन डालिए, एडिट कीजिए, आउट ऑफ बॉक्स कंडीशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई नई बनानी है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैसे बनाना है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, किस लिए यूज होता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये था एचआर क्राइटेरिया। ये यूजर क्राइटेरिया से क्यों डिफरेंट होता है ये भी आपको पता चल गया है, यूजर क्राइटेरिया क्या होता है ये भी आपको पता चल चुका है। तो आई होप यू लाइक इट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचआर केसेस को। तो हम लोग राइट नाउ लॉग इन है टेस्ट एचआर एडमिन के अकाउंट से। वी आर नॉट इम्पर्सोनेटिंग वाई, आपको पीछे देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं एचआर केस मैनेजमेंट एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे देखिए एचआर केस मैनेजमेंट है, इसके अंदर कई तरह के केसेस आपको दिख जाएंगे। तो लेट्स क्लिक ऑन ऑल। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा टेबल है, इसका नाम है सर्विस नाउ एचआर कोर केसेस। तो ये मेन टेबल है, और इस मेन टेबल से रिलेटेड जितने भी अदर टेबल्स हैं वो एचआर केसेस में आते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एच आर आई टी केसेस, पेरोल केसेस, टैलेंट मैनेजमेंट केसेस एंड रिवॉर्ड केसेस, इसके साथ साथ और भी केस टेबल हैं। तो ये सारे के सारे टेबल जो हैं हमारे इस मेन कोर एच आर केस टेबल को इनहेरिट करते हैं। अब इनको एक और चीज बोला जाता है, इनको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मतलब सर्विस नाउ ने जो पूरी एप्लीकेशन बनाई है, इसके अंदर उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाया है। एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप कह सकते हैं एक फंक्शनल डिसिप्लिन है।
मतलब पूरी एचआर एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, इसकी सर्विसेज, इसके डेटा, इसको पूरा का पूरा अच्छे से मैनेज करने के लिए ये एचआर एससीओइस का, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पेरोल केसेस हैं, यहाँ पे टैलेंट मैनेजमेंट केसेस हैं, और यहाँ पे रिवॉर्ड केसेस हैं। तो अब ये केसेस क्या लग रहे हैं आपको? अच्छा, इनको जरा ध्यान से देखिए। ओके, इनका एक स्टेट है और इनकी एक रिक्वेस्ट है। तो बेसिकली केसेस क्या है? केसेस वो क्वेरीज हैं जो कि एक एम्प्लॉय पूछता है, या फिर वो टिकट है जो कि एक एचआर ओपन करता है या एम्प्लॉय ओपन करता है टू गेट सम सर्विस। अल्टीमेटली यही बात है। तो इसको पूरे को मैनेज करने के लिए सर्विस नाउ ने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसको हम कहते हैं एचआर सीओई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बॉटम में जाएंगे, इन एचआर एडमिनिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे देखेंगे सीओई कॉन्फ़िगरेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे वो टेबल्स हैं बेसिकली, या फिर आप कह सकते हैं सारे के सारे वो सीओईज हैं, या आप कह सकते हैं कि फंक्शनल डिसिप्लिन्स को, जो भी एचआर के अंदर होते हैं, उनको डिवाइड किया गया है ताकि मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। क्योंकि यहाँ पे देखिए पेरोल केसेस, यानी पेरोल एक अलग वर्टिकल हो गया, एक अलग फंक्शनल डिसिप्लिन हो गया एचआर के अंदर। तो यानी एचआर पेरोल केस जो सीओई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये किसको डिवोटेड है? ये है पेरोल केसेस को डिवोटेड, मतलब पेरोल से रिलेटेड जितना भी कुछ होगा वो सब इसी के अंदर आएगा। तो एक मैनेजमेंट अच्छे से हो, इसलिए इन्होंने इसको यहाँ पे सीओईस के अंदर डिफाइन किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, और उसी हिसाब से यहाँ पे ये सारे टेबल्स बनाए गए हैं। मैंने आपको बता दिया, ये जितने भी टेबल्स हैं ये सब के सब मेन जो एचआर केस टेबल है इसी को इनहेरिट करते हैं, अगर हम सर्विस नाउ की टेबल स्ट्रक्चर की बात करें। तो चलिए इनमें से एक को ओपन करते हैं। तो देखिए ये कौन से टेबल में ओपन हुआ? एम्प्लॉय रिलेशन केस। तो यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। मेनली स्किल्स क्या होता है ये हम डिफाइन कर चुके हैं, और आप जानते हैं क्योंकि ये एक सीओई है, और ये सीओई है एम्प्लॉय रिलेशनशिप का, एम्प्लॉय रिलेशंस का। तो यहाँ पे असाइनमेंट ग्रुप, स्किल्स, ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे एम्प्लॉय रिलेशन से रिलेटेड ही होंगे। तो स्किल कैसे क्रिएट करते हैं ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। असाइनमेंट ग्रुप भी देखिए यहाँ पे सेम एम्प्लॉय रिलेशंस का है। इसके बाद यहाँ पे है कोलैबोरेटर्स। सो कोलैबोरेटर्स कौन होते हैं? जो भी इस पर्टिकुलर केस को हैंडल करने में हेल्प करते हैं, उन लोगों को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वॉच लिस्ट है, जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, यानी आपका मैनेजर या फिर और भी कोई इंटरेस्टेड पर्सन होगा, उसको यहाँ पे इस केस के अंदर अटैच करना है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, लेटेस्ट अपडेट भेजने हैं, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो ये एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर किस तरह का इशू है, ड्रग और अल्कोहल को कुछ रिपोर्ट करना है, उसके रिलेटेड यहाँ पे ये एक एचआर केस ओपन किया गया है। और यहाँ पे देखिए बॉटम में आपको ऑटोमेटिकली कुछ यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी, जैसे माई रिजल्ट के अंदर आपको यहाँ पे कुछ नॉलेज आर्टिकल्स मिल रहे हैं, कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे नॉलेज बेस से उठ के आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे इनको देख के भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब जो एम्प्लॉय है इनको देख के भी अपनी जो इश्यूज हैं उनको रिपोर्ट कर सकता है, उनको क्लैरिफाई कर सकता है। आप चाहें तो इसको अटैच भी कर सकते हैं, अटैच कर दिया तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऊपर। इसके बाद बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पे फुलफिलमेंट इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये प्रॉपर केस आगे कैसे जाएगा, इसमें क्या क्या वर्कफ्लो फॉलो होगा, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे कोई चेकलिस्ट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो न्यू क्रिएट कर सकते हैं। हर टिकट का अपना एक फ्लो होता है, तो वो फ्लो यहाँ पे बेसिकली हम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद कमेंट्स एंड वर्क नोट्स आप जानते हैं, जो भी अपडेट देना है यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। बॉटम में आप देखिए इन्वॉल्व पार्टीज, ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कोई भी जो इस केस से रिलेटेड पार्टीज हैं। तो मेन पार्टीज, क्योंकि ये ड्रग्स से रिलेटेड है, तो कंप्लेन किसने करी है? डैनेट ने करी है। और किसके खिलाफ करी है? वो बिली के खिलाफ करी है। मतलब बिली कुछ नशा वगैरह कर रहा होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे डैनेट ने बोला भैया मैं एक केस बनाता हूँ, तो यहाँ पे केस बन गया। तो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, ज्यादा इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। ये फंक्शनल डिसिप्लिन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है सिस्टम को मैनेज करने के लिए, पूरे के पूरे एचआरएसटी एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए। हर केस का अपना एक स्टेट होता है, तो स्टेट आप जानते हैं, जैसे इंसिडेंट, प्रॉब्लम, हर जगह अपने स्टेट्स होते हैं, इसी तरह से ये केसेस भी आगे आगे प्रोग्रेस करते हैं और फाइनली जाके ये क्लोज और कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों यही था एचआर केस मैनेजमेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। फ्यूचर में हम इसमें और चीज़ें देखते हैं जैसे एचआर सर्विसेज, और धीरे धीरे उसमें आगे प्रोग्रेस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो आज के वीडियो में हम एचआर सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एचआर सर्विसेज से रिलेटेड और भी छोटे कंपोनेंट्स हैं, उनको भी आज मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं इंस्टेंस पे।
राइट नाउ हम लोग HR एडमिन से लॉगिन है। ओके, अब हम जाएंगे HR सर्विसेज पे। तो HR सर्विसेज कहाँ पे है? आपको मिलेंगी HR सर्विसेज HR एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यहाँ पे आप देखिए HR सर्विसेज। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, HR सर्विसेज क्या होती हैं? देखिए सिंपल है, एक पूरा HR डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारी सर्विसेज देते हैं ताकि वो एम्प्लॉयज उन सर्विसेज को एक्वायर करें, उनको यूज करें और अपनी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें HR केसेस को पढ़ा था, राइट? क्या होते हैं HR केस? तो ये HR सर्विसेज जब एक्टिवेट होती हैं किसी एम्प्लॉय के लिए, जब वो शुरू करता है तो उसी से बनता है एक HR केस। लेट से मैं इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए कुछ जानकारी चाहता हूँ। ओके, मैं अपने बेनिफिशरीज को ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं HR के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि भैया क्या प्रोसीजर है। वो कहेंगे इसके लिए एक HR सर्विस है, आप उसको ऑप्ट कीजिए, उसका एक केस खोलिए। तो मैं उस HR सर्विसेज से रिलेटेड एक केस खोलूंगा और वो केस फिर मेरा जो एजेंट है वो देखेगा, उसको फाइनल वो इंश्योरेंस वाले के पास जाएगा, वो उसको अपडेट करेगा। तो ये सारी चीजें इसी में एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं। तो HR सर्विसेज होल एंड सोल है किसी भी HRSD का। ओके, अब हम खोलते हैं HR सर्विसेज टेबल। तो HR सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक ऑन इट। तो देखिए ये आउट ऑफ बॉक्स HR सर्विसेज है, टोटल 63 हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से न्यू पे क्लिक करके एक नई HR सर्विसेज बना सकते हैं। तो इसमें से हम एक को ओपन करते हैं, लेट्स से अकोमोडेशन रिक्वेस्ट। यानी सिंपल है, मैं कहीं पे ट्रेवल कर रहा हूँ, हो सकता है तो वहां पे मैं एक अकोमोडेशन रिक्वेस्ट चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए, तो उसके लिए एक तरह से HR सर्विसेज बनी है। हर HR सर्विसेज एक COE के साथ रिलेटेड है। COE क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं, वर्टिकल फंक्शनल डिसिप्लिन होता है। ओके, इस डिसिप्लिन के हिसाब से हमारे HR डिपार्टमेंट को अलग अलग COEs में बांटा गया है। ओके, इसके बाद फर्दर कुछ कैटेगराइजेशन भी यहाँ पे की गई है, जिसको हम कहते हैं टॉपिक डिटेल और टॉपिक कैटेगरी। जो हमारी सेकंड लेवल कैटेगरी है वो है टॉपिक कैटेगरी, और जो हमारा थर्ड लेवल कैटेगरी है, मतलब फाइनल कैटेगरी, वो है हमारा टॉपिक डिटेल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टॉपिक डिटेल डालना है। टॉपिक डिटेल डालते ही हमारी टॉपिक कैटेगरी और COE ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। तो यानी एक टॉपिक कैटेगरी के साथ कई सारी टॉपिक डिटेल हो सकती हैं, इसी के साथ साथ एक COE के अंदर कई सारी टॉपिक कैटेगरीज हो सकती हैं। ये जब मैं नया बनाऊंगा तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक डिटेल क्या था, एकोमोडेशन रिक्वेस्ट। अब ये किसके अंदर आ रहा है? ये टॉपिक कैटेगरी एकोमोडेशन के अंदर आ रहा है, और इसका COE है एम्प्लॉय रिलेशनशिप केस, ERC। ओके, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर HR सर्विस को जब भी यूज किया जाएगा तो उस समय जो केस बनेगा वो किस टेबल में बनेगा, किस COE से रिलेटेड बनेगा, एम्प्लॉय रिलेशन केसेस के साथ। ओके, तो टॉप में देखते हैं, सबसे पहले हमने दिया HR सर्विस नेम, आप जानते हैं। फिर क्या वैल्यू है, ये भी इसका एक तरह से नाम ही हुआ, ठीक है? क्या इसमें हम एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं, तो जनरली ये सेम ही रखते हैं हम लोग। इसके बाद आता है फुलफिलमेंट टाइप, मतलब इस HR सर्विसेज को एक्वायर करने के बाद, इनिशिएट करने के बाद इसको कंप्लीट कैसे किया जाएगा, कैसे फुलफिल किया जाएगा। तो मैनुअल हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं। लेट्स से अगर हम वर्कफ्लो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें वर्कफ्लो की वैल्यू देनी पड़ेगी। ये बेसिक डिटेल्स के बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है, फिर एक यहाँ पे शो केस टू सब्जेक्ट पर्सन। तो जो भी सब्जेक्ट पर्सन है, मतलब जिसके लिए केस बन रहा है, उसको भी आप केस दिखाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी डिसीजन है, ठीक है? आउट ऑफ बॉक्स चीज है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, अदरवाइज आगे बढ़िए। इसके बाद आता है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का बेसिक मीनिंग आप जानते हैं, जब भी ऑप्शन होता है तो हम किन्हीं पर्टिकुलर फील्ड्स को भरने के लिए टेम्पलेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने टेम्पलेट बनाया है। ये टेम्पलेट क्या काम करेगा, तो ये टेम्पलेट काम करेगा जब भी हम इस सर्विस का यूज करके कोई केस बनाएंगे, आइदर कोई एम्प्लॉय बनाए या फिर HR एजेंट बनाए, तो उस केस में कुछ ऑटोमेटिक फील्ड्स पॉपुलेट हो जाएंगी, तो उसी के लिए हमने टेम्पलेट बनाया है। तो ज्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। आपने एम्प्लॉयज को एक अच्छी सर्विस देने के लिए आप टेम्पलेट्स बनाते हैं ताकि उनको ज्यादा चीजों को फिल ना करना पड़े। तो एक तरह से ये एक UI एक्सपीरियंस है, एक आपका एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस है जो कि आप शेयर करते हैं टेम्पलेट बना के। इसके बाद है रिकॉर्ड प्रोड्यूसर। अब रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हम क्यों बना रहे हैं, ठीक है? रिकॉर्ड प्रोड्यूसर आप जानते हैं, इसके अंदर कैटलॉग की तरह कुछ फील्ड्स होती हैं, उन पे क्लिक करते हैं तो एक टेबल में रिकॉर्ड बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए HR सर्विसेज जो होती हैं, ये दो तरह से हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। या तो एम्प्लॉय खुद करे, राइट?
या फिर एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई एचआर एजेंट करे। तो कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि अपनी लीव्स के बारे में जानना, किसी बेनिफिट के बारे में जानना। उस केस में एम्प्लॉय को फ्रीडम होती है, वो जाके एचआर कैटलॉग के अंदर देख सकता है और वहां पे वो सर्विस को ऑप्ट कर सकता है, मतलब अपना केस खुद बना सकता है वहां पे। फिर वो केस ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाता है एसोसिएटेड टीम के पास और फिर उसको हैंडल किया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में एम्प्लॉयज को हम लोग नहीं दिखाना चाहते, जैसे कि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालनी है किसी के लिए, जैसे कि किसी के खिलाफ हमने कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है, राइट। उस केसेस में हम लोग नहीं चाहेंगे कि एक एम्प्लॉय डायरेक्टली कुछ करे, कुछ कंप्लेन करे इस तरह की, ओके, पुलिस के साथ इंटरेक्ट करे। तो उस केस में एचआर एजेंट जो ऑथराइज पर्सन होता है वही आफ्टर वेरीफाइंग एवरीथिंग उसको ओपन कर सकता है। तो वो एचआर सर्विसेज क्या है वो हम लोग नहीं दिखाना चाहते एम्प्लॉय को। तो जिस केस में हम एम्प्लॉय को दिखाना चाहते हैं वहां पे हम रिकॉर्ड प्रोड्यूसर बनाते हैं। उस रिकॉर्ड प्रोड्यूसर की एक कैटेगरी होती है और वो रिकॉर्ड प्रोड्यूसर या फिर वो कैटेगरी कहाँ पे दिखती है, एचआर सर्विस कैटलॉग में। तो जब भी किसी एम्प्लॉय को उस सर्विस की जरूरत है तो सिंपली वो कैटलॉग में जाएगा, वहां से उसको यूज कर लेगा, उसको ऑप्ट कर लेगा, उसको इनिशिएट कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि रिकॉर्ड प्रोड्यूसर है, क्योंकि रिक्वेस्ट एकोमोडेशन एक बहुत ही सिंपल सर्विस है, एक एम्प्लॉय आसानी से इसको ऑप्ट कर सकता है, इसलिए हमने इसके लिए एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर बनाया है। तो एम्प्लॉय एचआर कैटलॉग के अंदर जाएगा, वहां पे इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड प्रोड्यूसर को ओपन करेगा, वैल्यू फिल करेगा और उसके बाद सबमिट कर देगा। सबमिट करते ही जो केस बनेगा वो किस में बनेगा, इस पर्टिकुलर सीओई के अंदर। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इसके बाद है केस ऑप्शंस। सो केस, इस केस को कैसे आप हैंडल करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली देखिए क्या वैल्यूज है यहाँ पे। एड मैनेजर टू वॉच लिस्ट, एजेंट कैन ऐड एन अप्रूवल। इट मीन्स आप कुछ अपनी तरफ से ऑप्शंस दे रहे हैं ताकि आपका केस जो है जल्दी रिजॉल्व हो, उसमें इंफॉर्मेशन ऐड हो जाए। आप चाहते हैं आपका मैनेजर भी इसको देखे तो आप उसको वॉच लिस्ट में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह से केस ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद एचआर क्राइटेरिया। अब एचआर क्राइटेरिया क्या होता है वो आप जानते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डिफाइन व्हाट एचआर सर्विसेज आर अवेलेबल टू सब्जेक्ट पर्सन, ओके। तो ये जो हम एचआर सर्विस बना रहे हैं ये किस तरह के क्राइटेरियाज के अंदर आती है, मतलब किस तरह के सब्जेक्ट पर्सन इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं यहाँ पे तो देखिए ये सारे एचआर क्राइटेरियाज हैं। केवल आप ये सर्विसेज नॉन यूएस यूजर्स के लिए चाहते हैं, ऑल यूजर्स के लिए चाहते हैं, कैनेडियन यूजर्स के लिए चाहते हैं, तो ये देखिए एक तरह से ग्रुप ही है ना, राइट। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से नया एचआर क्राइटेरिया भी बना सकते हैं और या फिर इनमें से कोई यूज कर सकते हैं इफ यू वांट। टोटली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज है उसके हिसाब से आपको चलना है। इसके बाद आता है ओपन फॉर अप्रूवल व्यू। तो इसका मीनिंग है पोर्टल व्यू फॉर अप्रूवल और ओपन फॉर यूजर्स। मतलब एक अच्छा एम्प्लॉय एक्सपीरियंस या फिर एक अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस देने के लिए यहाँ पे चीजें आपके लिए की गई हैं। आप चाहें तो यहाँ पे वो व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब भी इस टिकट को, मतलब इससे जो टिकट बनेगा यानी जो केस बनेगा उसको एचआर देखे या फिर यूजर देखे तो उसका हेडर किस तरह से होना चाहिए। तो वो चीजें आप पहले से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप डिफॉल्ट रखेंगे तो जैसा सर्विस नाउ में डिफॉल्ट है वैसा ही दिखेगा। अगर आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। तो देखिए ये सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, इनमें से जो आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट वाला ही ज्यादातर लोग सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से सब्जेक्ट पर्सन को कैसा दिखे वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं। देन वी हैव एचआर सर्विस एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अगेन यहाँ पे भी कुछ फील्ड्स को अगर आप दिखाना चाहते हैं डायरेक्टली फ्रॉम टेबल, देखिए व्यूज तो बनाए ही गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी एचआर को ये फ्रीडम दी गई है कि आप कौन सी फील्ड दिखाना चाहते हैं, कौन सी नहीं दिखाना चाहते। तो यहाँ पे आप जो भी फील्ड ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वही फील्ड यहाँ पे दिखेगी, अदरवाइज वो फील्ड नहीं दिखेगी, ओके। रिलेटेड लिस्ट में क्या दिखाना चाहते हैं तो वो चीज भी यहाँ पे है। पूरा सिक्योर एनवायरनमेंट बनाया गया है। इसके बाद चेकलिस्ट। अगर आप इस पर्टिकुलर सर्विस के साथ कोई चेकलिस्ट अटैच करना चाहते हैं ताकि जो एजेंट इस पे काम करे या फिर जो यूजर इसको ऑप्ट करे वो उस चेकलिस्ट के हिसाब से ही आगे आगे बढ़े, तो उस केस में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ओके। तो अब चेकलिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू कीजिए। क्रिएट न्यू करके जो भी ऑप्शंस आएंगे उनको फिल कीजिए, चेकलिस्ट बन जाएगी और वो यूजर्स के लिए जो भी इसको ऑप्ट करेंगे या फिर एजेंट्स के लिए अवेलेबल होगी।
तो देखिए ये तो हमारा हो गया सर्विसेज। ओके, अब इसमें हमने रिकॉर्ड प्रोड्यूसर क्यों बनाते हैं, किस तरह से सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। टेम्पलेट क्या होता है हम समझ गए। अब दोबारा हम जाते हैं इसके मॉड्यूल में। तो यहाँ पे देखिए मैनेज एचआर कैटलॉग का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो एचआर कैटलॉग आपके सामने आ जाएगा। एचआर कैटलॉग में आपको चेंज करना चाहते हैं, कोई नया कैटलॉग आइटम ऐड करना चाहते हैं, या फिर कोई नई कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं, किसी कैटेगरी को दूसरे कैटलॉग आइटम से अटैच करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो देखिए ये सारी की सारी कैटेगरीज है। ओके, बेनिफिट एक कैटेगरी है, इस बेनिफिट कैटेगरी के अंदर ये सारे के सारे बेनिफिट्स आते हैं। अगर आप इसमें कोई नया कैटलॉग आइटम ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, वही यूजर को दिखेगा। ओके, नई कैटेगरी भी आपके पास ऑप्शन है। तो मैं ऑलरेडी बेनिफिट के अंदर हूं, अगर मैं न्यू कैटेगरी बनाता हूं तो वो इसकी चाइल्ड कैटेगरी बन जाएगी। असाइन एंड रिमूव कैटलॉग आइटम, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इस तरह से पूरा कैटलॉग एक एडमिन आसानी से मैनेज कर सकता है। आगे चलते हैं एचआर टेम्पलेट्स। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एचआर टेम्पलेट्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सर्विस के लिए कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बनाइए। तो जिस भी टेबल के लिए आप यहाँ पे टेम्पलेट बनाएंगे, उस पर्टिकुलर टेबल के लिए जब भी कोई केस बनेगा तो वो फील्ड्स ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएंगी। तो ये कैटलॉग हो गया, ये टेम्पलेट्स हो गया। इसके बाद देखिए फुलफिलमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे देखिए जब भी ये पर्टिकुलर केस ओपन होगा तो इसके अंदर अगर आप कोई फुलफिलमेंट इंस्ट्रक्शन ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे बना सकते हैं। उस पर्टिकुलर टेबल के लिए वहाँ पे फुलफिलमेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिखेंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए कंडीशंस भी डाली हुई हैं और उसके साथ साथ किस टेबल पे बना है वो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है टॉपिक कैटेगरीज और टॉपिक डिटेल्स। क्या होती है टॉपिक कैटेगरी, क्या होती है टॉपिक डिटेल, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से एचआर सर्विसेज टेबल पे चलते हैं। ये है एचआर सर्विसेज, राइट। यहाँ पे अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे, एक नई सर्विस बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। यहाँ पे अगर मैं टेस्ट लिखता हूँ, इसका सर्विस नेम, उसके बाद फुलफिलमेंट हम मैनुअली रखते हैं। यहाँ पे टॉपिक डिटेल हम डालते हैं। लेट से हमने टॉपिक डिटेल डाला अकाउंट एक्सेस, तो देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग टॉपिक कैटेगरी और सीओई अपने आप सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारा सारा ऑटोमेशन है। यहाँ पे आप कौन सा रिकॉर्ड प्रोड्यूसर करना चाहते हैं वो आपके पास सारी लिस्ट है। तो इस पर्टिकुलर सीओई के अंदर जो भी रिकॉर्ड प्रोड्यूसर इस समय अवेलेबल है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये आपके सीओई के हिसाब से ही आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डेंटल डाला तो यहाँ पे ये सब चेंज हुआ। इसके साथ साथ अब रिकॉर्ड प्रोड्यूसर्स भी हमारे चेंज हो गए। तो ये सारा ऑटोमेशन आउट ऑफ बॉक्स है। कौन सी टॉपिक कैटेगरी पे कौन सी डिटेल होगी और कौन सा सीओई आएगा, उसके बाद कौन कौन से रिकॉर्ड प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये सारा आउट ऑफ बॉक्स सेटअप ऑलरेडी बना हुआ है एचआरएसटी के अंदर। ओके, आप इसमें अपना हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब चलिए इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। हम कैटलॉग्स में जाएंगे, इसके अंदर है एचआर सर्विस कैटलॉग, क्लिक ऑन इट। आप इनमें से किसी एक बेनिफिट पे हम क्लिक करेंगे। तो मैं इन बेनिफिट्स को क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट चाहता है कि एम्प्लॉय डायरेक्टली इनको जो है एक्टिवेट करे, डायरेक्टली इनको रिक्वेस्ट करे। हमें इस पर्टिकुलर कैटलॉग के अंदर सारी एचआर सर्विसेज नहीं मिलेंगी, यहाँ वही मिलेंगी जो एचआर चाहते हैं। ओके, जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज हैं। जो एचआर एजेंट आपकी बात समझ के सुन के फिर डिसीजन लेगा, उसके लिए एचआर सर्विसेज वो अलग डायरेक्टली केस बना सकता है, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से काम होगा। तो चलिए अपना प्लान सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट करते ही देखिए ये हमें एचआर केस के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा ये केस बन चुका है HR 55। ओके, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं। ये सारी वैल्यूज फिल्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने टेम्पलेट बनाया होगा, उस टेम्पलेट ने यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यूज को फिल्ड कर दिया होगा। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीजें अपने आप आ रही हैं क्योंकि टेम्पलेट से ये वैल्यूज आ रही हैं। तो टेम्पलेट का क्या यूज है आई गेस आपको अब क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए चेकलिस्ट भी बनी हुई है। ओके, तो जो भी हमारी एचआर सर्विसेज होगी, अब इसके रिलेटेड सर्विस कौन सी है, ये है हमारी एचआर सर्विस। ओके, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करते हैं सर्विसेज पे, फिर जाके उसको देखते हैं क्या क्या उसमें है। तो देखिए इसका ये रिकॉर्ड प्रोड्यूसर था, राइट, और यहाँ पे चेकलिस्ट भी इसने ऐड की हुई है, तभी हमें इस एचआर केस के अंदर ये चेकलिस्ट दिख रही है यहाँ पे। तो सिंपल है, जैसा हम कॉन्फ़िगर करेंगे वैसा ही दिखेगा। ओके,
तो आई गेस इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे इसका अपने आप मैनुअल वर्कफ्लो है, वो धीरे धीरे अपना काम करेगा। ये है वो एचआर केस। यहाँ पे एजेंट इसके ऊपर अब डायरेक्टली काम करेगा। कौन सा एजेंट है? ये वो एजेंट है जो कि एचआर टायर 1 के अंदर है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। एचआर सर्विसेज क्या होता है, कितने टाइप की होती हैं, क्यों इनको यूज करते हैं, और कहाँ पे ये एचआर सर्विसेज दिखेंगी, कहाँ पे नहीं दिखेंगी, एचआर एजेंट का इसमें क्या रोल होता है, एचआर कैटलॉग क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। एचआर टेम्पलेट क्या होता है। ओके, ट्राई टू क्रिएट योर ओन एचआर सर्विसेज। अपने कैटलॉग आइटम्स बनाइए, मतलब रिकॉर्ड प्रोड्यूसर्स बनाइए, उनको सर्विसेज से अटैच कीजिए और देखिए किस तरह से चीजें मैनेज होती हैं। आई होप आपको जल्दी से ये चीजें समझ आएंगी। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है एचआर असाइनमेंट रूल्स। तो ये है हमारा सिस्टम। आप एचआर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखेंगे, यहाँ पे है एचआर असाइनमेंट रूल्स। यहाँ पे दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, एचआर असाइनमेंट रूल और एचआर मैचिंग रूल। तो ये दोनों क्या है, इनका क्या इम्पैक्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, एचआर असाइनमेंट रूल का क्या यूज होता है। तो इनका एक ही मेन मकसद है, एक ही मेन गोल है, जितने भी एचआर केसेस बनते हैं उनको राउट करना और उनको जल्दी से जल्दी असाइन करना, ताकि उनका रिजोल्यूशन जल्दी से जल्दी हो सके। तो अब यहाँ पे दो चीज क्यों है, एक असाइनमेंट रूल है और एक मैचिंग रूल है। इनके बीच में भी डिफरेंस है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ये है हमारा असाइनमेंट रूल। तो असाइनमेंट रूल अगर आपने पहले भी देखे होंगे कि जब भी हम कोई टिकट बनाते हैं, जब भी कोई हम टेबल में नया रिकॉर्ड बनाते हैं, तो उसके अंदर असाइनमेंट ग्रुप को हम बेसिकली पॉपुलेट करवा देते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं असाइनमेंट रूल। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए, यहाँ पे 5 या 6 आउट ऑफ बॉक्स असाइनमेंट रूल है। इनको अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसका नाम है एचआर टोटल रिवॉर्ड केस। ये अप्लाई होता है एचआर टोटल रिवॉर्ड टेबल के ऊपर, यानी टोटल रिवॉर्ड केस टेबल के ऊपर। और इसके अंदर कंडीशन है असाइनमेंट ग्रुप जब भी एम्प्टी होगा, यानी ये कंडीशन है, यानी जब भी एचआर टोटल रिवॉर्ड केस में कोई नया रिकॉर्ड ओपन होगा और उसके अंदर असाइनमेंट ग्रुप पॉपुलेट नहीं हुआ या फिर वो एम्प्टी है, उस केस में ऑटोमेटिकली ये टिकट किसको असाइन हो जाएगा, जो भी हम ग्रुप यहाँ पे असाइन करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, एचआर टायर 1, ताकि ये जो केस ओपन हुआ है वो जल्दी से जल्दी एक ग्रुप के पास पहुंचे। क्योंकि अगर टिकट ओपन हुआ और वो किसी को भी असाइन नहीं हुआ तो वो टिकट वहीं पे पड़ा रहेगा, क्योंकि कोई और उसको देखेगा नहीं, बहुत देर तक समय उसमें वेस्ट होगा, जिसके कारण जो रिजोल्यूशन टाइम है वो भी बढ़ता रहेगा और दूसरी तरफ एम्प्लॉय की डिससेटिस्फेक्शन या फिर एम्प्लॉय की परेशानी और बढ़ती रहेगी। इसलिए हमने इन रूल्स को बनाया है ताकि टिकट इमीडिएटली असाइन हो जाए। किसी कारण से हम अगर टेम्पलेट में या फिर किसी और तरीके से ग्रुप नहीं डाल पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे असाइनमेंट ग्रुप एम्प्टी होगा, हमारा टिकट ऐड हो जाएगा इन द क्यू ऑफ एचआर टायर 1। तो ये तो था एचआर असाइनमेंट रूल। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मैचिंग रूल्स के ऊपर। अब मैचिंग रूल्स असाइनमेंट रूल के एक और थोड़ा आगे है, क्योंकि अभी तक हम टायर 1 में असाइन कर रहे थे। टायर 1 में मैंने बोला सर्विस टैक्स के लोग हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है एचआर टायर 1 के पास बहुत काम हो, वो इस टिकट को बहुत बाद में देखें, ये भी पॉसिबल है, राइट। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक कॉन्सेप्ट आया मैचिंग रूल का। अब मैचिंग रूल में क्या देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या डिफरेंस है। यहाँ भी रीराउटिंग हो रही है, यहाँ भी असाइनमेंट हो रहा है, लेकिन वो बेस्ड ऑन स्किल हो रहा है। मैं एक को ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, ये वाला ओपन करते हैं, एचआर टास्क असाइनमेंट बाय स्किल एंड कंट्री। तो देखिए इसमें जो फिल्ट्रेशन है, इसमें जो रीराउटिंग है, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। अब इसके अंदर सबसे पहले अप्लाइज टू में कंडीशन आएगी। किस केस में ये मैचिंग रूल काम करेगा, वो केस है एचआर टास्क के अंदर जब भी असाइनमेंट ग्रुप एम्प्टी नहीं होगा और असाइन टू एम्प्टी होगा। ठीक है, यानी असाइनमेंट ग्रुप हमने टायर 1 को तो अटैच कर दिया, अब टायर 1 में किस पर्टिकुलर पर्सन को अटैच करना है। तो उस केस में टायर 1 में लेट से 10 से 12 लोग हैं, और उन 10 से 12 लोगों में ये जो हमारा केस है लेट से इंश्योरेंस का है। ठीक है, तो उनमें से जो इंश्योरेंस का बंदा है, मतलब जो मैचिंग स्किल का बंदा है, उसको ये टिकट असाइन हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है मैचिंग रूल में और असाइनमेंट रूल में। मैचिंग रूल मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं एजेंट की स्किल पे और ये कंट्री के, यानी इस लेवल के फिल्टर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो अगर मैं रिसोर्स में जाऊं तो देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट है और यहाँ पे एक एपीआई कॉल हो रहा है, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, गेट एजेंट फॉर एचआर टास्क बाय कंट्री एंड स्किल।
इट मीन्स ये जो टास्क ओपन हुआ है, ये टास्क उसी मैचिंग कंट्री और जो भी टास्क का इशू है उससे रिलेटेड एजेंट को, यानी उसके पास जो स्किल है उसके हिसाब से मैचिंग स्किल के एजेंट को असाइन होगा। तो यहीं पे डिफरेंस आप साफ साफ देख सकते हैं कि असाइनमेंट रूल में क्या था, केवल ऑटोमेटिक असाइनमेंट था, पर आप जब मैचिंग रूल पे आते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंट असाइनमेंट है। ओके, जिससे कि और ज्यादा हमारा टाइम बचेगा और ज्यादा हमारा एफर्ट बचेगा। तो आई होप एचआर असाइनमेंट रूल्स, दोनों टाइप के असाइनमेंट रूल्स और मैचिंग रूल्स आपको क्लियर होंगे, दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है और दोनों में क्या हम कर रहे हैं वो भी आपको क्लियर होगा। हमने मोस्ट ऑफ द चीजें डिस्कस कर ली हैं। आज मैं थोड़ा आपको नॉलेज के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इंस्टेंस पे। देखिए, नॉलेज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी है तो ये सिंपल चीज। तो अगर मैं यहाँ पे नॉलेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कई सारे नॉलेज बेस हैं। तो नॉलेज बेस समझने से पहले हम समझते हैं नॉलेज क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। डे टू डे बेसिस पे उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, मुझे लीव के लिए अप्लाई करना है, तो मैं कहाँ पे जाके लीव को अप्लाई करूं या फिर उसकी क्या प्रोसेस है, ये मुझे कौन बताएगा? या तो मैं अपनी टीम से पूछूं या फिर मैं एचआर से पूछूं, यही दो ऑप्शंस हैं। लेकिन ऐसे हजारों रिक्वेस्ट होती हैं और हजारों एम्प्लॉयज हैं, तो हर तरह के एम्प्लॉयज एचआर के पास नहीं जा सकते। तो इसके लिए एचआर कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कुछ अपने नॉलेज आर्टिकल्स बनाते हैं। तो नॉलेज का मतलब यहाँ पे ज्ञान से ही है, ठीक है। वो नॉलेज एम्प्लॉयज यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज उसको जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ टिकट वो डायरेक्टली उस नॉलेज से बेनिफिट हो सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। एचआर के केस में बात करें तो हजारों ऐसी क्वेरीज होंगी जो आप लोगों को डे टू डे बेसिस पे चाहिए होंगी, राइट। हजारों ऐसी रिक्वेस्ट होंगी, तो उसके लिए इंसिडेंट ना बना के, उसके लिए कोई रिक्वेस्ट ना बना के, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं किसके अंदर, अपने कंपनी के इंटरनेट के अंदर या फिर अपने कंपनी के किसी भी नॉलेज बेस के अंदर या नॉलेज आर्टिकल्स के अंदर। जहां भी आपकी कंपनी का जो भी सेटअप है उसमें एक नॉलेज बेस तो जरूर होता है जहां पे बेसिक डिटेल्स होती हैं। तो जितना अच्छा नॉलेज बेस होगा उतना जल्दी इंप्लॉयज को अपनी सर्विसेज मिलेंगी, उतनी जल्दी सेल्फ सर्विस कॉन्सेप्ट जो है सक्सेसफुल होगा। सेल्फ सर्विस क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि एम्प्लॉय इधर उधर ना जाके, किसी और से ना पूछ के, या फिर कोई टिकट ना क्रिएट करके डायरेक्टली नॉलेज बेस में जाए और वहां से इंफॉर्मेशन ले ले। एचआर के केस में तो ये है, टेक्निकल चीजों के लिए भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी की एक प्रोसीजर है सर्वर डीकमीशनिंग करने की, तो वो प्रोसीजर क्या है? तो सर्वर डीकॉम के लिए आपकी आईटी टीम ने एक प्रॉपर प्रोटोटाइप आपके लिए बनाया हुआ है। तो अब वो प्रोटोटाइप वो जनरली किस में डालेंगे? वो डालेंगे एक नॉलेज आर्टिकल में, ताकि जो भी बंदा या जो भी प्रोसेस ओनर है अगर किसी भी सर्वर को डीकॉम करना चाहता है तो वो आसानी से उसको पढ़े, तो उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना, कि भाई प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है। फिर उस प्रोसेस को वो फॉलो करेगा। हो सकता है उसके अंदर उसको कोई कैटलॉग आइटम जो है रिक्वेस्ट करना पड़े, उसको ट्रिगर करना पड़े रिक्वेस्ट को, तो वो सारी की सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वहां पे लिखी होती है। तो चलिए इनमें से एक आर्टिकल मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल है, आई गॉट पेड अ डिफरेंट अमाउंट देन आई एक्सपेक्टेड। तो बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेरी है। जनरली हमारी जो सैलरी आती है वो कभी कभी ऊपर नीचे आ जाती है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, तो यहाँ पे एचआर ने ये एक पर्टिकुलर बनाया है, ठीक है। उन्होंने ये बताया है कि क्यों आपकी सैलरी अलग अलग आ सकती है, और अगर अलग आती है तो आप उसको किस तरह से सही कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिख के डाल दी हैं ताकि एम्प्लॉय इसको पढ़े और उसके हिसाब से वो नेक्स्ट स्टेप ले सके, ठीक है। अब एक आर्टिकल के साथ आप लोग कई चीजें कर सकते हैं, जैसे आप इसको रेटिंग दे सकते हैं। अगर आपको लगा कि इसने जेन्युइनली आपको हेल्प की है तो आप उसको रेटिंग दीजिए, ठीक है। आपको हेल्पफुल है तो यस नो कीजिए। आप यहाँ पे अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं, वो कमेंट्स डायरेक्टली जो भी जिसने भी ये पर्टिकुलर आर्टिकल बनाया है या फिर नॉलेज टीम उसके पास जाएगा, और वो कमेंट देखने के बाद वो लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप आर्टिकल को फ्लैग भी कर सकते हैं। आर्टिकल फ्लैग का मतलब, देखिए समय के साथ साथ चीजें आउटडेट हो जाती हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है
कि अब उतनी जेन्युइन नहीं है, या फिर पहले थी लेकिन अब इसका जो है आउटडेटेड वर्जन यहाँ पे है, तो आप इसको फ्लैग कर दीजिए और वहाँ पे मैसेज लिख दीजिए कि भैया इस कारण से मैंने इसको फ्लैग किया है। तो जो भी नॉलेज ओनर है या फिर जो भी नॉलेज मैनेजर है या जो भी इसका क्रिएटर है, वो इस आर्टिकल को देखेगा और उस हिसाब से इस नॉलेज आर्टिकल पे एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है इसको रिटायर कर दिया जाए या फिर इसको अपडेट कर दिया जाए। जब ये देखने के बाद भी आपको लगता है कि आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे क्रिएट इंसिडेंट पे क्लिक करके इंसिडेंट को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फाइनल जो रिजोल्यूशन है वो तो इंसिडेंट से ही होगा। इंसिडेंट क्रिएट होगा, वो इंसिडेंट अप्रोप्रिएट टीम के पास जाएगा, वो टीम आपके साथ टच में आएगी और आपके इशू को रिजॉल्व करेगी। लेकिन वही बात है, जितना अच्छा नॉलेज बेस होगा, जितने अच्छे आपकी कंपनी आर्टिकल्स लिखेगी बेस्ड ऑन द क्वेरीज जो भी जनरेट हो रही हैं, उतनी अच्छे से चीजें मैनेज होंगी, उतने कम इंसिडेंट होंगे, उतना कम एचआर के ऊपर प्रेशर होगा या फिर आईटी टीम के ऊपर प्रेशर होगा, वो अपने और काम अच्छे से कर पाएंगे, इन इंसिडेंट्स की जो है वॉल्यूम कम होगी। तो यही छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन था नॉलेज आर्टिकल के ऊपर, नॉलेज बेस के ऊपर। अब जब हमने यहाँ पे क्लिक किया था नॉलेज के ऊपर, तो देखिए कई सारे नॉलेज बेस हमें दिखे हैं। अब नॉलेज बेस क्या है, एक कंपनी के अंदर कई डिपार्टमेंट हैं, तो हो सकता है हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से अपने आर्टिकल्स को लिखना चाहे। तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन आप देख रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के 4 हैं, ह्यूमन रिसोर्स जनरल नॉलेज के 46 हैं, आप नॉलेज में अभी 0 है। मतलब ये डेमो है तो इसमें इतने अच्छे से मेंटेन नहीं है, बट कैटेगराइजेशन आपको दिख चुका है। तो डिपार्टमेंट्स या फिर टीम्स अपने हिसाब से अपना नॉलेज बेस बना सकते हैं और वो नॉलेज बेस एप्रोप्रिएट ऑडियंस को दिखेगा। ये सारी चीज हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे और देख सकते हैं फीचर्ड कंटेंट कौन सा है, मोस्ट यूजफुल कौन सा है, मोस्ट व्यूड कौन सा है। यहाँ पे क्रिएट एन आर्टिकल का ऑप्शन मेरे को आ रहा है क्योंकि राइट नाउ मैं एक एचआर एडमिन से लॉग इन हूँ, लेकिन जब एक नॉर्मल यूजर इसको ओपन करेगा तो उसको ये सब नहीं आएगा, उसको केवल नॉलेज बेसिस दिखेंगे ताकि वो उसको कंज्यूम कर पाए। तो सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ टेढ़ा नहीं है। देखिए अगर हम नॉलेज एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं तो अंडर एचआर एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे जाना है नॉलेज मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे देखिए एचआर नॉलेज बेस आपको दिख जाएगा, क्योंकि एचआर की बात चल रही है तो यहाँ पे एचआर का ही नॉलेज बेस दिखेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू आर्टिकल का ऑप्शन है। तो जब आप क्रिएट न्यू आर्टिकल करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। कौन सा टेबल है, एक्चुअल में हमारा KB_नॉलेज टेबल है, जो कि हमारा आउट ऑफ बॉक्स टेबल है। इसी के अंदर सारे आर्टिकल्स रहते हैं, लेकिन उनका नॉलेज बेस अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉलेज बेस हमारा जनरल वाला है, आप चाहें तो दूसरे जितने अवेलेबल हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कैटेगरी डालनी है, तो कैटेगरी कौन सी है, हायरिंग की, या जितनी भी कैटेगरीज इसमें अवेलेबल हैं वो आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो एक नई कैटेगरी बना सकते हैं प्लस पे क्लिक करके, क्योंकि आप एक एचआर एडमिन है, आपके पास ऑप्शन है। क्लिक ऑन ओके, ठीक है, हायरिंग यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं सिंपल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा, हायरिंग्स आर पॉज्ड इन दिसंबर। तो मैं अपने एम्प्लॉय तक ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जितनी भी हायरिंग है वो अभी पॉज हो चुकी है। तो इसके लिए मैंने नॉलेज आर्टिकल एक बनाया, जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो इसमें मैं डालूंगा। आर्टिकल की बॉडी आप अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हैं। एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अटैचमेंट लिंक, डिस्प्ले अटैचमेंट, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अभी आर्टिकल का टाइप क्या है, या तो विकी है या HTML है। तो विकी अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल डायरेक्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज जनरली लोग HTML का यूज करते हैं ताकि वो इसमें इमेजेस वगैरह या फिर और भी थोड़ा डेकोरेशन अच्छे से कर पाए। ये होने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। तो आर्टिकल हमारा सबमिट हो चुका है। अपडेटेड से मैंने शॉर्ट किया तो देखिए ये है हमारा वो आर्टिकल। अब इस आर्टिकल को फर्दर जो है नॉलेज टीम या फिर एचआर टीम देखेगी, ठीक है। उसके बाद वो इसको पब्लिश करे रिटायर करे वो उनके ऊपर है। अगर हम पब्लिश कर देंगे तो वो आर्टिकल हमारा इस नॉलेज बेस में दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा नॉलेज बेस है, कौन सा वाला, ये वाला, एचआर जनरल नॉलेज। तो देखिए हायरिंग के अंदर था हमारा, राइट। तो यहाँ पे हायरिंग के अंदर देखिए हमारा आर्टिकल आ चुका है, ठीक है। किसने बनाया, कब बनाया, हेल्पफुल, ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। तो इस तरह से एक नॉलेज आर्टिकल सिंपली बन सकता है। तो मेनली आपको क्या दिमाग में रखना है कि किस तरह से नॉलेज आर्टिकल्स एक एचआर की या किसी भी डिपार्टमेंट की कितनी हेल्प करते हैं।
जितने अच्छे जितने दुरुस्त हमारे नॉलेज आर्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा हमारे जो है टीम्स पे ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट होगा, उतना वो आसानी से काम कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज आर्टिकल से एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस कर पा रहे हैं, उनको जो चाहिए वो डायरेक्टली वहीं मिल जाएगा। तो वो इंसिडेंट प्रॉब्लम या फिर कोई भी ऐसा टिकट नहीं खोलेंगे या उन टिकट्स को कम रेशियो में खोलेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशनल टाइम, ऑर्गेनाइजेशनल मनी एंड एफर्ट्स को सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको नॉलेज मैनेजमेंट का आइडिया लग चुका होगा। ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड शेयर दिस वीडियो।